नमस्कार, स्वागत है आपका 18 स्वदेश पर। आप देख रहे हैं क्लोजिंग कॉल। आपके साथ मैं हूं अभिषेक सत्यव्रतम और मेरे साथ मुंबई स्टूडियो से मेरे साथ है मेरी सहयोगी मानसी दवे। बाजार में आज हम देख रहे हैं कि काफी उतार चढ़ाव हो रहा है, लेकिन उतार चढ़ाव भी एक सीमित दायरे में ही है। निफ्टी और निफ्टी बैंक दोनों एक रेंज में कारोबार कर रहे हैं। निफ्टी ऊपर है करीब 50 अंक, निफ्टी बैंक की बात करें तो गिरावट हल्की सी है, करीब 15-20 अंकों के आसपास की नरमी है। 56,200 के लेवल के ऊपर आ गया है निफ्टी बैंक। और एडवांस डिक्लाइन रेशियो आज के सत्र में बेहतर है, क्योंकि मिड कैप में स्मॉल कैप में रिलेटिवली बेहतर प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। करीब 1450 शेयर मजबूत हैं और उसके मुकाबले करीब 1300 शेयरों में आज गिरावट पर कारोबार हो रहा है। कल निफ्टी की मंथली एक्सपायरी है, कल महीने का आखिरी दिन भी है। हालांकि 4 महीने तक जो तेजी बाजार में चल रही थी उस पर इस महीने ब्रेक लगी है। और पिछले 6 साल की बात करें तो ये सबसे कमजोर ये जुलाई का महीना रहा है, क्योंकि नतीजे थोड़े कमजोर आए हैं और हमने देखा है कि भारत और यूएस के बीच में जो ट्रेड डील होनी है उसको लेकर भी अनिश्चितता का माहौल है और उसके चलते एफआईज भी भारतीय बाजार से दूरी बनाए हुए हैं। आज का अगर हम सत्र की बात करें तो थोड़ी बहुत हम देख रहे हैं कि बाइंग हो रही है। ऑयल एंड गैस में से सपोर्ट है, कैपिटल गुड्स में एलएनटी बाजार को सपोर्ट करने का काम कर रहा है, फार्मा में हल्की सी बाइंग है। तो सेक्टर बटे हुए हैं और कोई डिसाइसिव एक लीडर निकल के आज के सत्र में नहीं आए, इसके चलते बाजार एक रेंज में फंस गया। लेकिन अगले 1.5 घंटे आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपको इंडेक्स का व्यू बताएंगे। एक्सपायरी से पहले आपको क्या ट्रेड लेना है इंडेक्स में, ये भी आपको हम गाइड करेंगे और अपने एक्सपर्ट से जानेंगे कि आज के बचे हुए सत्र के लिए वो कहां पर दांव लगाना पसंद करेंगे। और शो में बहुत कुछ होगा अगले 1.5 घंटे में, उसकी एक झलक आपके सामने हम फटाफट रख देते हैं। तो 2:05 पर एफएनओ से क्या संकेत मिल रहे हैं भारतीय बाजार के लिए, उस पर नजर डालेंगे। 2:10 पर क्लोजिंग ट्रेड्स लेकर आएंगे, अपने एक्सपर्ट से जानेंगे कि उनको क्या पसंद है फिलहाल बाजार में। ऑप्शंस के चैंपियन होगा 2:40 पर, यानी कि ऑप्शन का एक धमाकेदार ट्रेड हम लेकर आएंगे आपके लिए। 3 बजे मार्केट एट 3 यानी कि बाजार खुलने से लेकर अब तक क्या कुछ हुआ है उसकी एक झलक हम 3 बजे आपको दिखाएंगे। बीटीएसटी एसटीबीटी के ट्रेड होंगे 3:10 पर और 3:20 पर होगी इवेंट्स टू वॉच, जिसपे ज्यादातर हम करेंगे नतीजों पर फोकस। लेकिन इवेंट्स ढेर सारे हैं अगले हम कुछ दिनों की बात करें तो, क्योंकि यहां से लेकर अगस्त का महीना बहुत ही क्रूशियल होने वाला है। यूएस फेड पर नजर है, हमारे जुलाई के ऑटो बिक्री के आंकड़े आएंगे, अगस्त में जीएसटी काउंसिल की बैठक है, तो बहुत कुछ होने वाला है। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि आज के लिए बाजार कैसा घटा है और बड़ी बातें यानी कि बाजार की जो प्रमुख हाइलाइट्स हैं आपके सामने रखेंगे। तो छोटे से दायरे में कारोबार हम निफ्टी में होते हुए देख रहे हैं और निफ्टी की जो रेंज है वो बहुत मुश्किल हम देख रहे हैं कि 130 अंकों के आसपास की है और निफ्टी है 24,850 के आसपास। वहीं निफ्टी बैंक की बात करें तो फिलहाल आप देखेंगे कि हल्की सी गिरावट के साथ कारोबार कर रहा है, 56,200 के करीब है। लेकिन जो रेंज रही है वो 260 अंकों के आसपास की रही है, तो निफ्टी बैंक की रेंज भी काफी सीमित है। नतीजे अच्छे आए थे एलएनटी के, ऑर्डर बुक के दमदार नंबर्स आए थे एलएनटी के। आय 15% बढ़ी, मुनाफा 30% बढ़ा, 6 लाख करोड़ रुपए की ऑर्डर बुक, तो एलएनटी चढ़ा 5%। निफ्टी का टॉप गेनर है, बाजार को सपोर्ट करने का काम भी कर रहा है, क्योंकि वेटेज के लिहाज से भी 3-3.5% के आसपास का वेटेज एलएनटी निफ्टी में रखता है। लेकिन एफएमसीजी शेयर आज थोड़ा बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। टाटा कंज्यूमर, ब्रिटानिया ये 1.5 से 2% ऊपर आपको दिखाई देंगे। लेकिन ऑटो में थोड़ा सा माहौल खराब होता हुआ दिख रहा है, रिवर्स गियर में है। टाटा मोटर 4% गिरा है। एक कंपनी को खरीदने की खबरें आ रही हैं, ट्रक बनाने वाली कंपनी है यूरोप में, उसके बारे में आगे हम बातचीत करेंगे कि आखिर कौन सी कंपनी है और शेयर टूटा क्यों है। आज ये जो शेयर है निफ्टी का टॉप लूजर भी है और इसके साथ अगर आप देखेंगे तो एमएनएम कमजोर है, हीरो मोटो कमजोर है, मारुति सुजुकी के शेयर पर भी हम देख रहे हैं कि आज गिरावट के साथ ही कारोबार हो रहा है। तो ऑटो शेयरों से आज संकेत थोड़े से नेगेटिव साइड के दिखाई दे रहे हैं। निफ्टी बैंक इस बीच आ गया हरे निशान में, 56,225 का स्तर, और ये दूसरी तीसरी बार हो रहा है जब दिन के दौरान हरे निशान में वापसी करने की कोशिश कर रहा है निफ्टी बैंक। हालांकि सस्टेन नहीं कर पा रहा है और क्योंकि खेमे बटे हुए हैं। अगर आप निफ्टी बैंक को देखेंगे तो इस वक्त करीब 7 शेयर गिरावट वाले हैं और 5 शेयर मजबूती के साथ कारोबार करते हुए आपको दिखाई देंगे। आगे इस पर विस्तार से नजर डालेंगे, लेकिन फटाफट एक काम करते हैं, चलेंगे मानसी के पास, उनसे समझते हैं कि आज जो बजर्स हैं वो कौन से हैं, बाजार में बड़ा एक्शन कहां पर हो रहा है। मानसी, गुड आफ्टरनून, बताइए आज के बजिंग स्टॉक्स कौन से हैं फिलहाल। बिल्कुल अभिषेक, देखिए वॉलेटाइल है मूव्स और कल मंथली एक्सपायरी है, तो उससे ठीक पहले वॉलेटिलिटी एंटिसिपेटेड है जरूर। लेकिन हाँ, कुछ एक्शन जरूर है मार्केट में और रिजल्ट बैक्ड एक्शन है। ब्रोकरेजेस की जहां रिपोर्ट्स आ रहे हैं उसका एक्शन है और एक्सचेंजेस पर खबरों का सिलसिला भी लगातार चल रहा है, जिसके चलते स्टॉक स्पेसिफिक मूड माहौल ठीक जरूर नजर आ रहा है। हालांकि इंडेक्स वाइज हम देख रहे हैं आज काफी हद तक रेंज में कामकाज बाजार में देखने को मिला है। स्टॉक वाइज एक्शन की अगर बात करें, एलएनटी के स्टॉक से शुरुआत करना चाहेंगे, बिकॉज
एक तो नतीजे अच्छे आए, नतीजों के बाद ब्रोकरेजेस के भी बुलिश रिपोर्ट एक एक कर आना शुरू हो गए और नंबर्स का तो रिफ्लेक्शन था ही, इंपैक्ट वो नजर आया, लेकिन ब्रोकरेज की रिपोर्ट्स ने भी काफी हद तक सपोर्ट किया। 5.25% की तेजी के साथ एल&टी के स्टॉक प्राइस में इस वक्त आप ट्रेड देख रहे हैं। जून तिमाही में कंपनी के आय में 15% की बढ़त देखने को मिली, मुनाफे में भी 30% का ग्रोथ दिखा। सो ऑल इन ऑल हर पैरामीटर पे नंबर्स जो थे वो बेहतर थे, जिसका एक इंपैक्ट और इसी तरह के अनुमान हम भी लगाकर चल रहे, तो हमारी एक्सपेक्टेशंस के बिल्कुल सही साबित होते हुए एल&टी के नंबर्स। इसके साथ साथ बैंक ऑफ इंडिया और न्यू इंडिया एश्योरेंस, इन दोनों का जिक्र बाजार खुलने से पहले भी हमने किया था और एक्सपर्ट से उनकी राय भी ली थी। Q1 के मजबूत नतीजों का एक एक्शन है जो कि बैंक ऑफ इंडिया में इस वक्त आप पाएंगे। और अगर आप देखेंगे जून तिमाही में इनकी असेट क्वालिटी में बेहतरी देखने को मिली है, सुधार देखने को मिला, हर लिहाज से नंबर्स जो थे वो पॉजिटिव थे, जिसका एक इंपैक्ट 3% की तेजी पर बैंक ऑफ इंडिया का स्टॉक इस वक्त ट्रेड करता हुआ आप देखेंगे। न्यू इंडिया एश्योरेंस और पिरामल एंटरप्राइजेस पर भी नजर रखें, सेम नतीजों का ही एक्शन है जो कि दोनों स्टॉक्स पर रिफ्लेक्ट होता हुआ। न्यू इंडिया एश्योरेंस का तो क्या ही कहें, ये भी बाजार खुलने से ठीक पहले, बस कुछ मिनटों पहले, अभिषेक आपको याद भी होगा जब बाजार खुलने वाले थे, न्यू इंडिया एश्योरेंस पर हमने एक्सपर्ट से राय भी ली थी और कैटेगरिकली उन्होंने बताया था कि नंबर्स का एक इंपैक्ट नजर आ सकता है। और अब देखिए 14 to 15% के गेन्स स्टॉक में, एब्सोल्यूट रिजल्ट बैक्ड एक्शन, और ये हमारे फोकस रेडार पर भी था। खिलाड़ी ऑफ द डे इनफैक्ट इसे हमने बनाया था। पिरामल एंटरप्राइजेस में भी हल्का सा सही लेकिन एक्शन जरूर देखने को मिल रहा है, तो यहां पर भी एक न्यूज फ्लो का एक्शन, मजबूती। रिजल्ट के मुकाबले अगर आप देखेंगे रिजल्ट वाइज एक्शन तो है ही बाजार में, लेकिन साथ साथ फर्टिलाइजर और केमिकल स्टॉक्स भी है जिस पर लगातार हमारी नजर है। यहां पर भी अच्छी खासी मजबूती, सीजनलिटी फैक्टर है जो कि वर्कआउट हो रहा है। डिमांड के फ्रंट पर सिनेरियोज बेहतर है इन सेक्टर्स एंड पॉकेट्स में, इसके चलते फैक्ट, आरसीएफ, दीपक फर्टिलाइजर, चंबल फर्टिलाइजर, दीपक फर्टिलाइजर फिसला जरूर है, लेकिन आज के सत्र में फर्टिलाइजर का पूरा स्पेस जो है अच्छा खासा एक्शन जरूर दिखा रहा है। एनटीपीसी में भी नतीजों का एक्शन दिखा है, इनके नेट प्रॉफिट में इजाफा देखने को मिला था, करीब 11% की बढ़त थी इनके नेट प्रॉफिट मुनाफे के फ्रंट पर। इसी के चलते आप देखेंगे 1.5 से 2% की तेजी स्टॉक में भी देखने को मिली है। ऑल इन ऑल मार्केट का सेटअप इंडेक्स वाइज भले ही वॉलेटाइल हो, ये वॉलेटिलिटी जारी रहेगी कल के सत्र में भी, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स जो हैं वो बेहतर हैं, काफी नजर आ रहे हैं। और सेक्टर वाइज भी अभिषेक अगर देखें तो एनर्जी, एफएमसीजी, आईटी ने कम बैक किया। निफ्टी आईटी इंडेक्स पर एक नजर होनी चाहिए क्योंकि वहां पर हरे निशान के साथ थोड़ा सा ही सही लेकिन मूव जो है, माहौल जो है बेहतर होता हुआ। टाटा मोटर्स पर भी हमारी ईटी नाव स्वदेश की खबर है जिसका असर देखने को मिला है, लेकिन आईटी सेक्टर पर नजर जरूर डालिएगा। इस वक्त हम देख रहे हैं एम्फासिस, कोफोर्ज, एलटीआई, माइंडट्री, टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, टीसीएस जैसे काउंटर्स यहाँ पर मजबूती देखने को मिली है। सो ऑल इन ऑल स्टॉक वाइज एक्शन ढेर सारा है, लेकिन इंडेक्स वाइज एक्शन और स्ट्रेटेजी पर भी नजर होनी चाहिए। और अभिषेक इस वक्त देखिए 24,800 24,850 के स्तर को टच बेस करने की कोशिश करता हुआ लगातार बाजार, लेकिन उथल पुथल है, रेंज बाउंड है, टाइट रेंज में जरूर फंसे हुए, लेकिन 24,864 के लेवल्स, निचले स्तर जहां हमने 24,771 के देखे थे निफ्टी में, वहां से करीब 100 अंकों की तेजी तो है। निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए आज सुबह भी आपने बात कही थी और इनफैक्ट कैटेगोरिकली बताया था कि हो सकता है कि गिरावट में खरीदारी के मौके मिले, लेकिन अग्रेसिव आप अगर मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं तभी एंट्री ले, अदरवाइज मार्केट में इंडेक्स को तो एटलीस्ट वॉच लिस्ट में रखे। वैसी ही कुछ तस्वीर दिख रही है अभिषेक? हाँ मानसी, देखिए थोड़ी बहुत रिकवरी तो है और आप देखिए आज बाजार को सपोर्ट कहाँ से मिल रहा है, वो मिल रहा है फार्मा से और आईटी से। फार्मा आईटी के सपोर्ट के पीछे एक और वजह है कि आज हम देख रहे हैं कि रुपये में वीकनेस है और रुपये में वीकनेस इन दोनों सेक्टर के लिए फायदेमंद होता है, यानी कि जो भी एक्सपोर्टर्स होते हैं उनको, जिनकी डॉलर में कमाई होती है, उनके लिए एक बेनिफिट वाली चीज़ होती है। तो आप देखेंगे कि कुछ फार्मा स्टॉक्स भी आज मजबूती दिखा रहे हैं। सन फार्मा में आज के सत्र में अच्छी तेजी है, कुछ सिलेक्टिव मिड कैप में भी अच्छी तेजी देखने को मिल रही है और आईटी शेयर भी थोड़ा रिबाउंड करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि बहुत ज़्यादा तेजी नहीं है, लेकिन उनको सपोर्ट मिल रहा है क्योंकि रुपया आज करीब 50 से 60 पैसे कमज़ोर हो गया। दूसरी चीज़ ये है मानसी कि सुबह के सत्र में मुझे कन्विक्शन नहीं था कि बाजार आज मतलब अच्छे से होल्ड कर पाएगा, इतनी को ही मैं जीत मानूंगा, क्योंकि ट्रंप का जो स्टेटमेंट था ना, थोड़ा सा उसने डर तो पैदा किया था कि 20 से 25% का टैरिफ लग सकता है भारत के ऊपर, तो कम से कम उसको बाजार ने खारिज किया है, उसको एब्जॉर्ब किया है हम कह सकते हैं। और आज की जो चाल रही है भले बहुत ज़्यादा तेज़ी के ना रही हो, बट कल की तेज़ी के बाद उस गेंस को टिका कर रखना भी अपने आप में मैं कह सकता हूं कि एक बाजार के लिए बड़ी जीत है। आज अगर आप देखेंगे आईटी, एफएमसीजी के अलावा तेल, गैस, इंफ्रा, पावर में खरीदारी हुई है। ऑटो में, रियल एस्टेट में, सरकारी बैंक में आज हम देख रहे हैं कि
थोड़ी थोड़ी सी गिरावट के संकेत हैं। हालांकि अगर आप ग्लोबल क्यूज की बात करें तो वो भी मिक्स्ड हैं, क्योंकि यूरोप में मिली जुली शुरुआत हुई है और डाउ फ्यूचर सपाट कारोबार कर रहा है। निफ्टी एज एक्सपेक्टेड, और जैसा कि हमने देखा भी है कि एक्सपायरी के अराउंड थोड़ी वोलेटिलिटी बढ़ती है, तो रेंज काफ़ी सीमित रही है। 130 अंकों की रेंज में भी काफ़ी उठापटक हमें देखने को मिली है। लेकिन जो हमने 24,700 के सपोर्ट की बात की थी, उसके आसपास तक गया निफ्टी, और वहां से हम देख रहे हैं कि करीब 100 अंकों के आसपास की रिकवरी निफ्टी में आई है। अभी के अगले अगर हम सपोर्ट की बात करें तो 24,750 निफ्टी के लिए एक बढ़िया सपोर्ट है। 24,900 एक रेजिस्टेंस के तौर पर निफ्टी के लिए काम करेगा, और अब 25,000 के ऊपर निकलने के लिए ना बाजार को जोर लगाना पड़ेगा। डिसअपॉइंटिंग क्या है? डिसअपॉइंटिंग ये है कि एफआईज की तरफ से जो शॉर्ट कवरिंग आनी चाहिए थी, कल के सत्र में हम उम्मीद करके चल रहे थे, वो आई नहीं। देखते हैं कि आज एफआईज की तरफ से रुझान क्या होता है, क्योंकि एफआईज के पास ना शॉर्ट्स बहुत ज्यादा हैं। करीब 1,70,000 कॉन्ट्रैक्ट नेट शॉर्ट है उनकी। लॉन्ग होल्डिंग हमने देखा कि 13.25% के आसपास गिर के आ गई है। यहां से ज्यादा बढ़नी तो नहीं चाहिए, लेकिन यह है कि कोई रिवर्सल हम देख नहीं रहे हैं, तो ये थोड़ी सी निराश करने वाली चीज जरूर है। निफ्टी बैंक की बात करें, मतलब वहां पर ज्यादा कोई चिंता की बात नहीं है, बट यह है कि डाइवर्जन है, क्योंकि कुछ बड़े शेयर हम देख रहे हैं कि तेजी वाले हैं, कुछ बड़े शेयर मंदी की तरफ है। इस वक्त अगर आप देखेंगे तो एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक तेजी के तरफ है। इसके अलावा कोटक बैंक हो गया या फिर पीएनबी, बीओबी, ये कुछ बैंक हैं जहां पर आज के सत्र में हमें गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन बड़े बैंकों के सपोर्ट के चलते निफ्टी बैंक भी हरे निशान में आने की कोशिश कर रहा है, जिसमें कि एचडीएफसी बैंक, एसबीआई और आईसीसी बैंक है। निफ्टी बैंक के लिए अगर हम यहां से सपोर्ट की बात करें तो अब जो करीब करीब सवा घंटे के आसपास का जो समय बचा है, 56,000 पर एक निफ्टी बैंक को सपोर्ट हम लेते हुए देखेंगे। उसके नीचे आज के सत्र में नहीं जाना चाहिए। और रेजिस्टेंस की बात करें तो 56,500 ये क्रूशियल रेजिस्टेंस है, और इसकी हम सुबह भी बातचीत कर रहे थे। इसके ऊपर अगर निकलता है तो फिर हम देखेंगे कि 57,000 की तरफ मार्च करता हुआ दिखाई देगा निफ्टी बैंक। अदरवाइज ये भी एक रेंज में ही है। लेकिन चलिए अपने एक्सपर्ट्स के पास चलते हैं और उनसे समझते हैं कि बाजार में रणनीति क्या होनी चाहिए। हमारे साथ जुड़ गए हैं investforedu.com के आदित्य अग्रवाल हैं, तपन दोषी भी जुड़ जाएंगे, फंडामेंटल एनालिस्ट हैं, साथ ही अमोल आठवाले होंगे और हरीश जुजारे भी हमारे साथ होंगे शो में। तपन जी और आदित्य जी हमारे साथ जुड़ भी गए हैं। शुरुआत आदित्य आपसे करना चाहेंगे। आज एक रेंज का बाजार रहा, बट फिर भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ा है कि डोनाल्ड ट्रंप के थोड़े से नेगेटिव कमेंट्स को बाजार ने अब्जॉर्ब अच्छे से कर लिया है। आप जरा ये बताइए कि इंडेक्स पर यहां से क्या व्यू बनाना चाहिए? गुड आफ्टरनून अभिषेक जी, शो पे बुलाने के लिए शुक्रिया। मुझे लग रहा है मार्केट रेंज बाउंड है और दो लेवल्स बहुत अहम रहेंगे आगे जाके, और स्पेशली आज के ट्रेडिंग सेशन पे आज और कल का अगर हम देखें तो 24,850 से 24,900 का जो ये लेवल है मार्केट, इसके ऊपर सस्टेन करना बहुत जरूरी है। 24,850 पे अगर हम देखें बहुत ज्यादा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है कॉल साइड में, और सेम आपको 24,900 पे भी देखने मिल रहा है। और इंटरेस्टिंग ये है कि पुट साइड पे भी 24,800 24,850 पे ओपन इंटरेस्ट बहुत ज्यादा बिल्डअप हो रहा है। तो फिलहाल के लिए मार्केट 24,850 के ऊपर सस्टेन कर रहा है। 24,900 के ऊपर अगर निफ्टी सस्टेन करती है तो मुझे लग रहा है यहाँ पे एक शॉर्ट स्क्वीज हो सकता है, और हमें और एक सीधा 100 पॉइंट की रैली 25,000 तक लेवल्स पे देखने मिल सकती है। तो फिलहाल के लिए मैं कोई फ्रेश लॉन्ग एडिशन नहीं करना चाहूंगा निफ्टी पे, मैं वेट करूंगा। 24,900 का लेवल अहम है, अगर इसको निफ्टी निकाल के सस्टेन करता है तो फिर डेफिनेटली एक 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के एक फ्रेश लॉन्ग एडिशन लेना चाहूंगा 25,000 के टारगेट्स के लिए। और 25,000 के ऊपर फिर डेफिनेटली निफ्टी ओवर 25,200 के लेवल्स को भी टेस्ट कर सकता है। और नीचे की तरफ अगर ये 24,850 के लेवल को ब्रेक कर देता है निफ्टी आज के ट्रेडिंग सेशन पे, तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं फिर आपको 50 पॉइंट की और यहाँ पे फॉल देखने मिल सकती है। 24,800 पे एक अच्छा सपोर्ट है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो ये 100 पॉइंट का एक छोटा सा रेंज है जिसपे मेरे को लग रहा है निफ्टी ऑसिलेट करेगा 24,800 24,900 के बीच में। आज और कल की ट्रेडिंग सेशन पे हो सकता है हमें ये रेंज देखने मिले। 24,900 विल बी द डिसाइडिंग फैक्टर, उसके ऊपर सीधा 25,000 के लेवल्स देखने मिलते हैं। अब अगर हम बैंक निफ्टी की यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं तो अंडर परफॉर्मेंस लगातार हमें बैंक निफ्टी में देखने मिल रही है। कल भी हमने देखा, आज भी हम देख रहे हैं बैंक निफ्टी में थोड़ा बहुत अंडर परफॉर्मेंस है। बट मुझे लग रहा है यहाँ पे एक सरप्राइज रैली बैंक निफ्टी में आ सकता है अभिषेक, क्योंकि बहुत ज्यादा ओवरसोल्ड है, स्टॉक्स बहुत ज्यादा पिटे हैं। यहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग रैली बैंकिंग स्टॉक्स में देखने मिल सकती है, कोटक महिंद्रा बैंक जैसे स्टॉक्स में, आईसीआईसीआई बैंक में। और मुझे लग रहा है एक बार ये 56,300 के लेवल को अगर निकालता है बैंक निफ्टी, तो जैसा कि आपने कहा था 56,500 वो पहला आएगा पड़ाव, उसके बाद सीधा 57,000 के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी से हमें एक सरप्राइज मूव आ सकता है अपसाइड पे, मे बी आज डे एंड पे या फिर कल के ट्रेडिंग सेशन पे 56,300 उसके ऊपर बैंक निफ्टी पे एक फ्रेश लॉन्ग लेना चाहिए 56,500 57,000 के लेवल्स के लिए।
निफ्टी बैंक की अगर पोजीशनिंग की बात करें तो थोड़ा बेटर भी लग रहा है निफ्टी से अगर करंट लेवल से देखें, लेकिन अगर 25,900 लेवल्स पे जो है वो बैठता है निफ्टी के लेवल्स, तो यहाँ पे एक अप मूव 25,000 तक भी देखने में मिल सकते हैं। लेकिन अब ज़रूर बात करेंगे तब KPIT को लेके, और यहाँ पे देखिए तो कंसोलिडेटेड आया जो है फ्लैटिश ग्रोथ आया है, लेकिन इंटरनल्स थोड़े अच्छे लग रहे हैं और एक स्पाइक आ रहा है स्टॉक में। KPIT की स्टॉक को जो है डायरेक्टर साहब स्क्रीन पे लाएं, यहाँ पे देखिए नतीजे आए हैं और नेट लग रहा है कि नतीजे में इंटरनल्स में अच्छी इंप्रूवमेंट देखने मिली है। गाइडेंस पे भी जो हमारी नज़र रहेगी। तपन, आपसे एक बार बात करना चाहेंगे IT स्पेस पे। हमें पता है कि लार्ज कैप IT स्पेस पे जो है अभी थोड़ी अनसर्टेनिटी है, जिस तरह जो है डाउनग्रेड्स कहीं कहीं देखने मिले और कहीं कहीं मिले जुले नतीजे भी आए हैं, और आपने कहा भी था कि बिग टेक IT स्टॉक्स में जो है आपकी राय जो है उतनी जो है बुलिश नहीं है। लेकिन अगर मिड कैप IT स्पेस की बात करें तो तपन यहाँ पे कुछ पॉकेट्स में कंफर्ट आपको लग रहा है कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज पे ज़्यादा फोकस आप करोगे? देखिए शरद जी, जिस तरह के आईटी के रिजल्ट्स आए, खास करके कोफोज देख लो, परसिस्टेंट, एम्फेसिस और इवन केपीआईटी के जो आप फ्लैश कर रहे हो, तो रिजल्ट इतने भी बुरे नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम वही हो रहा है कि वो वैल्यूएशन, अगर आप, मुझे यहाँ एक तकलीफ आ रही है कि यहाँ वैल्यूएशन का प्रॉब्लम आ रहा है, क्योंकि ये सब 60 के 50 के पीस पे चल रहे हैं, जबकि लार्ज कैप पे वो 24-25 के पीस पे चल रहे हैं। तो यहाँ हमें वो देखना पड़ेगा क्या यहाँ भी डी रेटिंग आता है, क्योंकि जिस तरह से TCS के मैनेजमेंट की कमेंट आई कि वो वर्कफोर्स कम करे, तो वो उसका इंपैक्ट अक्रॉस द आईटी सेक्टर आता है। तो थोड़ा बाउंस बैक ऑफ कोर्स यू कैन सी इन द मिड कैप सेक्टर, क्योंकि काफी हद तक ये भी गिरे थे। लेकिन आगे जाके मुझे वैल्यूएशन में यहाँ कंसर्न लग रहा है कि क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे अगर आपको 50 के और 60 के पीई पे जाना है, तो आपको मिड 20s में आपको ग्रोथ दिखाना पड़ेगा। 5-10% का ग्रोथ से नहीं चलेगा, और वही चीज इन सब स्टॉक्स में हो रहा है। प्लस अगर इन सब की बात करें तो ऑफकोर्स दे आर AI फोकस, तो अगर दे आर वेल इक्विप्ड कंपेयर टू लार्ज कैप जो AI फोकस है, क्योंकि कोफोस देख लो, परसिस्टेंट, इवन KPIT, तो काफी AI फोकस है, तो वो एक बेनिफिट में जा रहा है। तो अगर किसी को भी अगर इस पॉकेट में भी देखना है तो थोड़ा वेट करना चाहिए, अभी जंप नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जो आईटी का, आई थिंक ये क्वार्टर पूरा प्रेशर में रहेगा, नेक्स्ट क्वार्टर भी प्रेशर में रहेगा। ऑफ कोर्स मिड कैप आईटी इज मच मोर सेफर देन लार्ज कैप, लेकिन वही है कि अगर डी रेटिंग चालू हो गई एट अ पी लेवल, एट अ वैल्यूएशन लेवल, तो फिर क्या होगा, रिजल्ट अच्छे आएंगे तो भी उसमें स्टॉक प्राइस में मूवमेंट आपको दिखेगी ना, मुझे वही डर लगा है। सो आई थिंक सम वन शुड वेट, और बाद में आप डिसीजन ले सकते हो, क्योंकि आई थिंक एक क्वार्टर देखना चाहिए। वेट एंड वॉच की जो है सलाह यहाँ पे देखने मिल रही है। और मिड कैप IT स्पेस में कुछ एरियाज पे कंफर्ट ज़रूर है, लेकिन वैल्यूएशन कंफर्ट है कि नहीं वो तो एक बहुत बड़ा सवाल है। इस अर्निंग सीजन में तो टुवर्ड्स द लोअर साइड ही देखने मिला है, लेकिन ऑफ कोर्स वन ऑफ गाइडेंसेस चेंज, इसके कारण जो है आप देख सकते हैं स्पाइक आ रहा है, और अभी स्पाइक और बढ़ते जा रहा है KPIT टेक के तरफ, लगभग 2.5% ऊपर है। लेकिन याद रखिए KPIT टेक के जो एक्सपोजर है वो ऑटो सेगमेंट में भी है, और ऑटो सेगमेंट में जिस तरह यूरोपियन यूनियन की बात करें तो ऑटो OEMs में एक अच्छी अपमूव आई थी थोड़े दिन पहले, तो उसका एक सेकंड ऑर्डर इफेक्ट जो है KPIT टेक में भी देखने मिल सकता है, क्योंकि इनका BFSI सेगमेंट में ज़्यादा एक्सपोजर नहीं है। तो शायद ये भी एक हेज हो सकता है जिसके कारण स्टॉक में एक अपमूव देखने मिल रही है। लेकिन चलिए अब क्लोजिंग ट्रेड्स की तरफ चलते हैं। और क्लोजिंग ट्रेड में आदित्य, आपसे सबसे पहले शुरुआत करेंगे। आदित्य, क्या रहेंगे क्लोजिंग पिक्स? शरद, दो बाइक रिकमेंडेशंस के साथ मैं जाना चाहूंगा। पहला है ग्रासिम का स्टॉक, बहुत ही बेहतरीन अपमूव देखने मिला था हमें, उसके बाद एक कंसोलिडेशन हुआ, नीचे थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग देखने मिली हमें। अब करंट लेवल्स पे मुझे लग रहा है कि एक फ्रेश बाइंग यहाँ पे करनी चाहिए। टारगेट्स यहाँ पर आएगा 2900 का, स्टॉप लॉस लगाना है 2700 का। तो ग्रासिम मेरा पहला पिक है बाइंग के लिए। सेकंड है मारुति सुजुकी। हम देख रहे हैं कि काफी सिलेक्टिव 4 व्हीलर 2 व्हीलर स्टॉक्स ऊपर जा रहे हैं, और उसमें मारुति मुझे लग रहा है कि एक रेडी हो रहा है एक बड़े अपमूव के लिए। करंट लेवल्स पे खरीदारी की सलाह रहेगी मारुति पे। टारगेट्स यहाँ पे लगाना है 13,200 का, नीचे स्टॉप लॉस लगाना है 12,350। ठीक है, 12,350, 13,200 के टारगेट होंगे मारुति के लिए। और देख रहे हैं कि शेयर में करीब करीब 1% के आसपास की तेजी फिलहाल दिखेगी। लोअर लेवल से बड़ा अच्छा रिबाउंड आया है मारुति के शेयर में, जहां बाकी शेयर हम देख रहे हैं कि कमजोरी के साथ कारोबार कर रहे हैं, मारुति में स्ट्रेंथ लौटी है। ठीक है,
L&T अब हम देख रहे हैं कि 5% के भी ऊपर ये जाके कारोबार करता हुआ दिखाई देगा। एक और शेयर पर जरा व्यू लेंगे, MGL को लेकर जरा आपसे चाहिए आदित्य व्यू। MGL में 2% के आसपास की तेजी है और हम देख रहे हैं कि जो गैस वाले स्टॉक्स हैं ना, मतलब धीरे धीरे करके सही गर्मी इसमें दिख रही है। MGL 1400 रुपए के ऊपर, क्या टारगेट यहां से लेके चलें अगर किसी की लॉन्ग की पोजीशन है, और क्या किसी को नई खरीदारी करनी है क्या? एक खरीदारी के लिए मैं सलाह नहीं दूंगा अभिषेक जी को, कि अभी भी कंसोलिडेशन फेज में ही है स्टॉक। हालांकि 200 डीएमए पे सपोर्ट जरूर लिया है स्टॉक ने। ऊपर के लेवल्स की अगर हम चर्चा कर ले तो यहाँ पे 1465 का जो एक रेजिस्टेंस है, जब तक उसको नहीं निकालते मैं फ्रेश लॉन्ग एडिशन नहीं करना चाहूंगा। अगर आपके पास ऑलरेडी है स्टॉक लिया हुआ है, या तो ऊपर के लेवल्स पे या नीचे के लेवल्स पे, तो बने रहे। 1360 का एक स्टॉप लॉस लगा है। पहला पड़ाव यहाँ पे जैसा कि मैंने कहा 1460 का है, उसको निकाल के उसके ऊपर सस्टेन करता है स्टॉक, तो फिर आपके 1550 1600 के लेवल्स आते हैं। फ्रेश बाइंग के लिए 1460 के ऊपर टारगेट 1550 1600, और एग्जिस्टिंग है तो एक स्टॉप लॉस लगाए यहाँ पे और बने रहे। वेट करे 1460 निकालने का, तो आपको ये 1600 के लेवल्स दिखा सकता है। ये व्यू आपके लिए महानगर गैस के शेयर को लेकर। आज हमने सुबह से ही देखा है कि जो इंश्योरेंस वाली जो सरकारी कंपनियां हैं, जनरल इंश्योरेंस में, वहां पर गजब का मोमेंटम बना है। न्यू इंडिया एश्योरेंस, ये शेयर आप देखेंगे कि करीब 15% ऊपर है, क्योंकि ग्रॉस रिटर्न प्रीमियम में हमने करीब 15% के आसपास का उछाल देखा था न्यू इंडिया एश्योरेंस के। लेकिन GIC-RE में भी धीरे धीरे गर्मी आ रही है और ये जो शेयर है अब है करीब 385 रुपए के आसपास, 3.5% के आसपास की तेजी है। हालांकि हमने 390 रुपए के स्तर से ही शेयर को गिरते हुए भी देखा था। फिर से उस लेवल को अचीव करने की कोशिश, हालांकि अभी भी जो उसका 525 रुपए का जो उसका हाई है 52 वीक का, उससे काफी ज्यादा दूर है। तपन जी, GIC-RE, क्या ये न्यू इंडिया एश्योरेंस में जो तेजी आई है उसको फॉलो अप करने की कोशिश करेगा, उसके पीछे जाएगा ये? ओवरऑल ये पूरा सेक्टर अगर हम लोग बात करें ना, तो काफी हद तक तेजी में इसलिए भी क्योंकि अंडर पेनिट्रेशन और एक तरह से मूवमेंट अच्छा खासा दिख रहा है। काफी हद तक आप देखो ये दोनों स्टॉक्स ना इतना परफॉर्म नहीं करे थे इतने टाइम से, लेकिन अभी जिस तरह से परफॉर्मेंस आया तो एक तरह का स्पाइक है। लेकिन आगे जाके भी अगर प्रीमियम ग्रोथ अगर मैं इन सेगमेंट में देखूं तो 9 से 10% का रहेगा। और री इंश्योरेंस कॉम्पिटिशन काफी हद तक नो इंटेंसिफाई हो रही है, काफी प्लेयर्स भी आ रहे हैं, लेकिन इन दोनों की पकड़ अच्छी है कंपेरेटिवली। अगर हम लोग बात करें तो ओवरऑल ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी ना अच्छा खासा अभी मूवमेंट भी आ रहा है। और अगर प्रीमियम की बात करें तो टोटल प्रीमियम जो ओवरऑल इन सेगमेंट में देखता हूं तो मैं ऑलमोस्ट 18% का ग्रोथ दिख रहा है, जो बहुत ही अच्छा है। सॉल्वेंसी कवर जो रेशियो होता है इनका भी ऑलमोस्ट 3.7 है, जो काफी स्ट्रांग है। और सेक्टर प्रीमियम यहां से ग्रो होगा, क्योंकि देखो री इंश्योरेंस और उन सब में काफी हद तक आप कह सकते हो कि डिमांड भी है, और जिस तरह से इंश्योरेंस सेक्टर बढ़ रहा है तो आगे जाके भी डिमांड रहेगी। तो मेरे हिसाब से ये एक स्टॉक है जो शॉर्ट टर्म मूवमेंट अच्छा आपको देगा। ऑफ कोर्स लॉन्ग टर्म में यू हैव टू सी किस तरह क्वार्टर टू क्वार्टर रिजल्ट है, लेकिन अगर आपके पास है तो आई थिंक ये अभी इस लेवल पे तो वेट करना चाहिए। आई थिंक मूवमेंट आएगी यहां से। जी बिल्कुल, फॉलो ऑन मूवमेंट GIC के तरफ से जो है देखने मिल सकती है, तपन जी की तरफ से। और ऑपरेशनल पैरामीटर्स जो है सारे, जो आप कह सकते हैं जनरल इंश्योरेंस के, जो है यहाँ पे भी अप मूव देखने मिल रहा है। और ऑफकोर्स हमारी जो बातचीत भी हो रही थी कि जो ओवरऑल इंडस्ट्री है वहाँ पे भी इंपॉर्टेंट प्रोविजंस की चेंजिंग भी देखने मिल रही है। तो और ज़्यादा जो है फाइनेंशियलाइजेशन और फॉर्मलाइजेशन इकोनॉमी का हो रहा है, और इसका बेनिफिट आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा है। आदित्य, आपसे जो है मेरी सवाल रहेगी, आपके केमिकल स्पेस से, खास करके एग्रो स्पेस से, फर्टिलाइजर स्पेस में भी अच्छी मोमेंटम आ रही है। कोरोमंडल इंटरनेशनल की चार्ट एक बार स्क्रीन के सामने लाए। स्टॉक 6% ऊपर है, सस्टेन रखा है अपने जो है ग्रोथ को दिन के पूरे ट्रेड के सेशन में। कोरोमंडल इंटरनेशनल, डायरेक्टर साहब स्क्रीन में फायर करें तो क्लैरिटी आएगी। कोरोमंडल इंटरनेशनल यहाँ पे जो देखें अच्छी मोमेंटम आ रही है। स्टॉक 6% ऊपर है, 2640 लेवल्स के ऊपर देखने मिल रही है। और ये जो पिछले 7 दिन में देखें तो स्टॉक 13 से 14% भी चढ़ा है। आदित्य, कोरोमंडल के ऐसे अप मूव में एक पोजिशनल जो है मूव देख सकते हैं, अगर 2 या 3 हफ्ते के लिए रखना हो, या थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग कर लें, बिकॉज Q1 बहुत स्ट्रॉन्ग आया है। फंडामेंटली Q2 में भी स्ट्रेंथ रहता है, बिकॉज अब मानसून जो पूरी तरह कवर कर लिया है, सोइंग सीजन भी अच्छा है। तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पे और एक प्ले बन सकता है 3 to 4 वीक्स का, आदित्य? बिल्कुल शरद, मुझे लग रहा है कि बने रहना चाहिए स्टॉक में, हड़बड़ करके निकालना नहीं चाहिए स्टॉक को, एग्जिट नहीं करना चाहिए। अगर आपने लोअर लेवल्स पे ले रखा है ऑलरेडी, बहुत शानदार मूव है। आप देखिए इसको लगातार हायर हाइज हायर लोज बनाते आया है, स्टॉक में बहुत स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड दिखाया है। तो ये बताता है कि स्टॉक में जो ट्रेंड है वो इंटैक्ट है।
उसको प्ले आउट करे। 2830 का एक टारगेट लगाना चाहूंगा मैं यहाँ पे। 2830 के टारगेट्स के लिए बने रहे इसमें। अगर आपको फ्रेश एंट्री लेनी है तो करंट लेवल्स में मैं सजेस्ट करूंगा फ्रेश एंट्री भी ले सकते हैं। ये पूरा स्पेस बहुत अच्छा लग रहा है शरद मुझे, अगर हम एग्रोकेमिकल की बात कर ले तो। और यहाँ पे नीचे स्टॉप लॉस लगा है 2550 का, और एक फ्रेश लॉन्ग एडिशन ले, और 2840 का एक टारगेट लगा के आप फ्रेश लॉन्ग भी ले सकते हैं। एग्जिस्टिंग है तो डेफिनेटली बने रहना चाहिए। लॉन्ग्स भी ले सकते हैं, और अगर एग्जिस्टिंग पोजीशंस है तो बने रहिए यहाँ पे जो है, और अप मूव भी देखने मिल सकता है। कोरोमंडल इंटरनेशनल जो है हमारे नज़र में रहेगी। लेकिन चलिए, सृष्टि हमारे लिए वेट कर रहे हैं बिग एक्शन स्टॉक्स पे जो अब नज़र डालते हैं। तो देखिए, बिग एक्शन में ढेर सारे ऐसे काउंटर्स हैं जहां पर नतीजों के दम पे एक अच्छा मूव देखने को मिल रहा है। शुरुआत करते हैं ग्रीव्स कॉटन से। इस बार काफ़ी अच्छे नतीजे देखने को मिले क्योंकि इनका मुनाफा 10 करोड़ से बढ़कर 33 करोड़ हो गया। वहीं EBITDA में भी लगभग 2 गुने का इनका मूव आया। साथ ही मार्जिन्स भी अब बढ़कर लगभग 8% के हो गए। तो ग्रीव्स कॉटन आज का काफ़ी अच्छा मूवर, जहां पे 7% की एक अच्छी तेज़ी। इसके अलावा रेडिंगटन के भी नतीजे रहे, कुछ ज़्यादा अच्छे नतीजे नहीं थे क्योंकि मार्जिन्स में गिरावट देखने को मिली, और उसके चलते हम देख रहे हैं स्टॉक पर भी थोड़ा सा असर है। साथ ही साथ बात करते हैं PNB की, क्योंकि यहाँ पर जो है इनका मुनाफा काफ़ी घटा है। मुनाफा करीब 3200 करोड़ से घटकर अब 1675 करोड़ रह गया है। वहीं NII में भी कुछ बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं रहा है, और साथ ही एसेट क्वालिटी थोड़ी इंप्रूव हुई है, ये एक पॉजिटिव ज़रूर है। इसके अलावा नज़र डालते हैं फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन के नतीजों पे, तो वहाँ पर भी जो नतीजे हैं, मुनाफे में एक ग्रोथ देखने को मिली है, आय में भी तिमाही दर तिमाही हल्की बढ़त है, और उसके चलते फर्स्ट सोर्स में एक हल्का मूव ही देखने को मिला है। स्टॉक में 1% की तेज़ी। और आखिरी में KEC इंटरनेशनल, यहाँ पर इनको 1509 करोड़ के नए ऑर्डर मिले हैं। इसको लेकर ये स्टॉक फोकस में है, और हम इस पर एक्शन भी देख सकते हैं। स्टॉक में लगभग 2% की तेज़ी आज के बाजार में हम आते हुए देख रहे हैं। आज सृष्टि पूरा बिग एक्शन स्टॉक्स बताया, खबरों वाले शेयर्स और क्या स्टॉक्स बस कर रहे हैं उस स्वागत है आपका क्लोजिंग कॉल में। और अभी देखिए, बाजार जो है अभी भी एक रेंज बाउंड मूव दे रहे हैं, लेकिन 24,800 के लेवल्स के कंफर्टेबली ऊपर है। तो 24,900 के अगर इंपॉर्टेंट क्लोजिंग लेवल्स आती है तो उस पर भी जो है हमारी नज़र रहेगी। निफ्टी बैंक की भी बात करें तो यहाँ पे भी वॉलेटिलिटी देखने मिल रही है, लेकिन एक छोटे से रेंज में जो है फंसा हुआ है। तो लार्जली जो है अर्निंग स्पेसिफिक मूव्स आ रही है। MOIL की एक बार अर्निंग्स पे भी फोकस कर लेते हैं। स्टॉक 5% गिर चुका है, भारी पिटाई हुई है। मुनाफा देखिए ऑलमोस्ट 70% गिर गया है। तो यहाँ पे तो चिंता की बात ज़रूर है, लेकिन मेटल्स माइनिंग स्पेस रहता है, यहाँ पे इन्वेंट्री एडजस्टमेंट्स भी होती है। देखना होगा कि इसके इंटरनल्स क्या कहते हैं, कंपनी की कमेंट्री क्या आती है। लेकिन चारों ओर से देखें तो नंबर्स बहुत ख़राब आ रहे हैं। आय में भी जो है बड़ा गिरावट आया है। EBITDA भी देखें तो 60-70% गिर गई है। एक बड़ा जो आउटको देखने मिल रहा है। यहाँ पे आदित्य एक बार MOIL पे चार्ट चेक ले ले, क्या भारी गिरावट आ रही है, 5% की गिरावट देखने मिल रही है। अब डिविडेंड प्ले वाली स्टॉक ज़रूर है, लेकिन आज कुछ सपोर्ट नहीं आ रहा है। एक बार आदित्य चार्ट चेक कर लें MOIL का। 40 एक अहम सपोर्ट है इसके लिए। 200 DMA भी वहां पर आता है, और प्रीवियस रेजिस्टेंस को निकाल के स्टॉक में रैली आई थी, वो लेवल 340 का ही रहेगा। तो 340 मैं सजेस्ट करूंगा, अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो स्टॉप लॉस लगाए। अगर वहां पे स्टॉक रुक के थोड़े दिन कंसोलिडेट करता है तो एक रिकवरी आ सकती है स्टॉक में। और अगर 340 ब्रेक करता है तो मुझे लग रहा है स्टॉक वापस से 320 तक स्लाइड कर जाएगा नीचे की तरफ। तो 340 स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाए, और फ्रेश एडिशन ना करे अभी। अगर आपके पास ऑलरेडी है तो वहां पे एक स्टॉप लॉस लगा के रखिए स्टॉक पे। इंपॉर्टेंट स्टॉप लॉसेस लगा के रखे MOIL के लिए। 340 पे लेवल्स पे है, आदित्य की राय आ रही है। लेकिन अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं टेक्निकल गेस्ट अमोल आठवले। गुड आफ्टरनून अमोल जी। आपसे जो है इंपॉर्टेंट पिक्स हम लेने वाले, लेकिन थोड़ी देर उससे पहले जो है हम पुलकित के पास चलते हैं कि वायदे बाजार में किस तरह पोजिशनिंग देखने मिल रही है। पुलकित, अभी भी कन्फ्यूजन है। जो सुबह था तो एक्सपेक्ट था कि कोई गैप डाउन ओपनिंग होगा, लेकिन एक अच्छी स्टार्टिंग आई, लेकिन अब वापस से हम उस रेंज में फंस गए हैं। तो हमें लगता है कि कंसोलिडेशन लेवल्स पे आने वाले, क्योंकि बहुत सारे अनाउंसमेंट्स अब आने वाले 2-3 दिन, पोजीशन स्लाइड रखना चाहिए। क्या पोजीशनिंग आ रही है बताएं, बहुत क्वेश्चंस है। क्वेश्चंस का आंसर तो कोई ग्लोबल क्यू आएगा वही दे सकता है, क्योंकि उसी का मार्केट इंतजार भी कर रहा है। बिल्कुल। विक्स के साथ हम शुरू करते हैं।
तो 11.23 के आसपास है, कोई बहुत समस्या वाली बात नहीं, कंफर्टेबल जोन में है। पुट कॉल रेशो भी कंफर्टेबल जोन में है, 0.75 के आसपास है। वहीं मोस्ट एक्टिव पुट की बात की जाए तो ये देखने वाली बात है 24,800 के ऊपर मोस्ट एक्टिव पुट देखी गई, मतलब सबसे ज़्यादा वॉल्यूम है यहाँ पे। और यहाँ पे पुट राइटिंग देखी जा रही है, मतलब इसे एक सपोर्ट बनाने की कोशिश की जा रही है। वहीं अगर मोस्ट एक्टिव कॉल की बात करें तो ये 24,900 के ऊपर है, यहाँ पे भी कॉल बाइंग देखी जा रही है। मतलब ये दोनों के दोनों जो इंडिकेटर हैं वो ये दर्शा रहे हैं कि थोड़ी सी मार्केट में तेजी है, और वो हमने आज सुबह से देख भी ली, क्योंकि आज डे लो से मार्केट लगभग 100-110 पॉइंट ऊपर है। वहीं हाईएस्ट कॉल ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो ये 25,000 के ऊपर है, और हाईएस्ट पुट ओपन इंटरेस्ट की बात की जाए तो ये अगेन 24,800 के ऊपर है। इसका मतलब यहाँ एक छोटा मोटा सपोर्ट बन सकता है। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं तो पीसीआर 0.62 के ऊपर है, कंफर्टेबल रेंज में है। हाईएस्ट कॉल ओपन इंटरेस्ट 57,000 के ऊपर है, और हाईएस्ट पुट ओपन इंटरेस्ट 56,000 के ऊपर है। एफ&ओ बैन में सिर्फ एक शेयर है, आरबीएल बैंक, और उसकी भी मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट लगभग 80% के आसपास है। तो आज अगर ये इसके नीचे जाता है तो ये हो सकता है एफ&ओ बैन से बाहर आ जाए। और जो पॉसिबल एफ&ओ की एक एंट्री आज हो सकती है वो IEX, क्योंकि इसकी मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट लगभग 94% के आसपास है। हमने सुबह दर्शकों को बताया भी था कि 24,700 24,800 एक सपोर्ट की तरह काम कर सकता है, और वहां से हम एक मूव देख सकते हैं। वहीं से आज जो 24,770 के आसपास एक सुबह लो लगा, और वहां से मार्केट लगभग 100-125 पॉइंट ऊपर है। अब ये देखना होगा कल क्या होता है, क्योंकि कल है एक्सपायरी, और अगर कोई अच्छी न्यूज आई तो कल हम शॉर्ट कवरिंग के थ्रू एक अच्छा मूव देख सकते हैं। जी बिल्कुल, अच्छी न्यूज़ की जो है तलाश हम भी है। कल एक्सपायरी है, अगर इंपॉर्टेंट शॉर्ट कवरिंग आता है तो निफ्टी हेवीवेट्स अगर पार्टिसिपेट करते तो इंपॉर्टेंट लेवल्स पे जा सकते हैं, और फ्रेश ब्रेकआउट ऊपर की तरफ जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अमोल जी, आप अपने टेक्निकल पिक्स बताएं इस बाजार में। जी नमस्ते एंड गुड आफ्टरनून। नायका के साथ जाना चाहूंगा, पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूँ। 212 के आसपास मैंने पिक किया था। पोजिशनली टारगेट निकल के आ रहे 225 और 230 के, और स्टॉप लॉस उसका रहेगा 205 का। एक करेक्शन के बाद एक प्रॉमिसिंग रिट्रेसमेंट सपोर्ट लेवल्स के आसपास स्टॉक ट्रेड हो रहा है। 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज के इधर रिवर्सल फॉर्मेशन डेली चार्ट्स पे बना हुआ है, और थोड़ा सा मीडियम टर्म अगर मैं सेटअप देखता हूँ तो वो भी हायर हाई हायर लोस फॉर्मेशन जो है वो कहीं ना कहीं कंटिन्यू होता हुआ दिख रहा है मुझे। लेवल्स अच्छे हैं, अगर यहाँ से ये रिवर्सल फॉर्मेशन कंटिन्यू होता है तो नायका में एक फ्रेश अप ट्रेंड रैली आने के चांसेस चार्ट्स पे दिख के आ रहे। दूसरा मैं रैलीज के साथ जाना चाहूंगा, ये भी पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से ये 380 के आसपास है। पोजिशनली टारगेट निकल के आ रहे 410 के, और स्टॉप लॉस रहेगा 373 का। एक 370 और 370 एक सपोर्ट जोन बना हुआ है स्टॉक में। एक कंसिस्टेंट हायर हाई हायर लो स्टॉक ने मेंटेन किया है डेली चार्ट्स पे। वीकली चार्ट्स पे भी अगर हम देखते हैं तो वो भी सेटअप प्रॉमिसिंग है। मुझे लगता है 373 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन रहेगा। अगर उसके ऊपर ये स्टॉक ट्रेड होता है तो ये जो पॉजिटिव सेटअप है वो कहीं ना कहीं कंटिन्यू होता हुआ हम शॉर्ट टर्म में देख सकते हैं। थोड़ी मुनाफा वसूली आ रही है रैलीज में, लेकिन ओवरऑल जो है पूरी स्ट्रेंथ जो है यहाँ पे देखने मिल रहे हैं। बाई की रेटिंग आई है, टारगेट प्राइस 410 का है, स्ट्रेंथ अभी भी दिख रहा है, स्टॉप लॉस 373 का है। अमोल जी की ये अहम कॉल है, इस पे भी हमारी नज़र रहेगी। लेकिन एक और स्टॉक है जो बेहतरीन परफॉर्मेंस कर रहा है। अर्निंग्स के बाद कॉन कॉल में जो है बहुत इंपॉर्टेंट कमेंट्रीज कही गई है, और स्टॉक जो है 7% ऊपर है। इस स्टॉक का नाम है एवेन्यू सुपरमार्ट्स, डीमार्ट भी कहते हैं हम। स्टॉक 8% ऊपर है, डेज हाई लेवल पे ट्रेड कर रही है। इसके क्या क्या डिटेल्स है, क्या क्या ट्रिगर्स है, और एक इम्पॉर्टेंट कॉन कॉल भी हुआ है, और इसके सारे डिटेल्स अभिषेक बताने वाले हैं। अभिषेक, एवेन्यू सुपरमार्ट्स तो एकदम आप कह सकते हैं कि एकदम आज का खिलाड़ी हो गया है सेकेंड हाफ का। आप देखिए 8% ऊपर है। ज़रा बताइए क्या डिटेल्स है, क्या रीडिंग्स आ रही हैं? बिल्कुल शरद, डीमार्ट में दमदार तेजी और इनकी एनालिस्ट मीट हो रही है, और वहां से कुछ डिटेल्स आए हैं, उसके चलते शेयर में तेजी बन रही है। डिटेल ये है कि अभी तक इनके जो स्टोर्स की संख्या है वो है 426। हाल ही महीनों में हमने देखा था कि पठानकोट में स्टोर खोला, उसके पहले पुणे में स्टोर खोला था, तो 426 स्टोर हो गए हैं। अब इन स्टोर्स की जो संख्या है उसको बढ़ाकर कंपनी की योजना है डबल करने की। और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि कंपनी को अब ऐसा लग गया है कि नॉर्थ इंडिया पर ना फोकस करना उनके लिए फायदेमंद रहेगा। हमने देखा भी था कि पहले इन्होंने एक आगरा में स्टोर खोला था, वहाँ के रतन मॉल में, और अभी जो अपडेट आ रही है कि 426 जो स्टोर्स हैं इसको बढ़ाकर कंपनी डबल करेगी। और यही नहीं, इन्वेस्टमेंट भी इसके लिए
डबल करेगी। हमने देखा था कि डीमार्ट जो है वैसे तो साइज में काफी बड़ी कंपनी है, काफी लोगों को पसंद है और ओवर द ईयर बहुत अच्छे से रिवॉर्ड करके दिया है अपनी आईपी वाले निवेशकों को। तो खैर बल्ले बल्ले उनकी हो गई है, 300 रुपए का भाव था, वहां से तो बहुत जबरदस्त रिटर्न मिले हैं। लेकिन जो क्विक कॉमर्स प्लेयर्स थे उनके चलते कहीं ना कहीं कंपटीशन कंपनी फेस कर रही थी और हम देख रहे थे कि मार्जिन पर इसके प्रेशर आ रहा था, क्योंकि बाकी जो कंपनी है क्विक कॉमर्स में, चाहे वो ब्लिंकिट है या फिर स्विगी इंस्टामार्ट है, जेप्टो है, वो डिस्काउंटिंग पर ज्यादा फोकस करते हैं। तो कंपनी ने स्ट्रेटजी को बदली है कि अच्छा छोटे शहर में चलते हैं, वॉल्यूम प्ले करते हैं और इसके चलते आज हम देख रहे हैं कि शेयर में गजब की तेजी बन रही है। करीब 8% ऊपर ये शेयर कारोबार कर रहा है। पंजाब के पठानकोट में 426वां स्टोर खोला था कल ये न्यूज आई थी डीमार्ट ने, और उसके पहले हमने देखा था लास्ट वीक न्यूज आई थी कि पुणे में उन्होंने अपना 425वां स्टोर खोला था। Q1 में कुल जो स्टोर्स खोले वो कंपनी ने 9 स्टोर खोले थे और स्टोर्स की संख्या 424 हो गई थी। लेकिन Q4 में FY25 की रिकॉर्ड बना था एक तरह से, यानी कि जनवरी से मार्च के दौरान कंपनी ने धड़ाधड़ 28 स्टोर खोले और 400 के पार निकल गई थी स्टोर्स की संख्या। तो स्टोर्स 425 हैं, अब इनको बढ़ाकर 850 कंपनी करने का टारगेट है। और आज हम देख रहे हैं कि निवेशक का जो भरोसा है शेयर पर काफी ज्यादा बढ़ रहा है और डे हाई पर ये शेयर कारोबार कर रहा है। 8% की तेजी 4300 रुपए के पार निकल के शेयर फिलहाल आपको ट्रेड करता हुआ दिखेगा। एक एवेन्यू सुपरमार्ट्स थोड़ा सा बिजनेस मॉडल भी चेंज कर रहे हैं, एक्सपेंशन की भी न्यूज़ फ्लोज आ रही है, लेकिन एक छोटा सा आइडिया आया है। डायरेक्टर साहब, एवेन्यू सुपरमार्ट्स एक जगह रखिए, दूसरे जगह इटर्नल रखिए, यानी कि जोमेटो। और मैं जोमेटो की क्विक कॉमर्स डिलीवरी सर्विसेज के बारे में बात कर रहा हूँ। तो एक साइड देखिए एवेन्यू सुपरमार्ट्स है जो डेज हाई लेवल्स पे, और इटर्नल जो है इंटरनली देखा जाए तो थोड़ा गिरते जा रहा है, स्लाइड आ रहा है। और याद रखिए अब मेजॉरिटी जो अर्निंग्स आई थी तो इटर्नल ने कहा था कि अब उनके बिजनेस व क्विक कॉमर्स बिजनेस फूड डिलीवरी बिजनेस से ज़्यादा हो गई, एसओटीपी वैल्यूएशन भी जो है ज़्यादा साइड पे देखने मिल रही है। तो जो स्लाइड है इटर्नल में थोड़ी मुनाफा वसूली भी देखने मिल रही है, जिस तरह इनके अर्निंग्स आए थे। एक एक करके मुझे सवाल बस लेना है, एक सिंपल सवाल है। आप अपने घर के ग्रॉसरीज या जो रिक्वायरमेंट्स होते हैं, ये क्या आप एवेन्यू सुपरमार्ट या कोई बड़े मार्ट में जाके करते हैं या आप ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं? एक एक करके पूछूंगा, एक छोटा सा पोल हो जाएगा। आदित्य, आपसे शुरुआत करते हैं। शरद, आजकल यूजुअली ऑनलाइन ही ऑर्डर करता हूँ, तो स्विगी और जो ब्लिंकिट है वहीं से ऑर्डर होती है। एवेन्यू सुपरमार्ट या डी मार्ट जिसको हम कहते हैं, स्टोर्स आना काफी बंद हो गया है, ये तो मैं एग्री करूंगा। पर्सनली भी नहीं करता हूँ मैं अब। आते आप भी क्या सारा ऑनलाइन ही ऑर्डर करें या कभी सैटरडे संडे टाइम मिलता है तो दोस्त या फैमिली के साथ जाके आराम से टाइम स्पेंड करते हैं और आप लेके आते हैं सामान? जी शायद मुझे बोले, देखो हम लोग भी ऑनलाइन ही करें, पिछले 3 साल से तो पढ़ के पूरा ऑनलाइन ही होता है, जियो मार्ट, अमेजोन और वही होता है ना। आई थिंक कभी गए नहीं है 3 साल से तो डी मार्ट कभी भी। 3 साल से तपन जी भी नहीं गए डी मार्ट। अमोल जी, आप गए डी मार्ट? नहीं, रिसेंटली तो नहीं गया हूँ। देखिए हरीश जी, आपसे भी ले लेते हैं, आप भी आ गए, वेलकम। आपसे पहला सवाल यही कर रहे हैं कि ग्रोसरी कहाँ से लेते हैं, फिर हम बाजार पे भी लौटेंगे। सर जी बिल्कुल, मेरा ऑनलाइन ही होता है, लेकिन मैं तो टिपिकल इंडियन हूँ, जहाँ पे सस्ता मिलता है वहीं पे मैं खरीदता हूँ। क्योंकि डीमार्ट का भी ऑनलाइन है सर्विसेज है, तो डीमार्ट से भी कभी लेता हूँ, कभी इटर्नल से भी लेता हूँ। ये पूरा पोल में तो वन साइडेड हो गया है। यहाँ पे कहेंगे कि तो सारा ही ऑनलाइन आ रहा है, डीमार्ट के भी ऑनलाइन फीचर्स हैं, लेकिन देखिए बाजार बहुत इंटरेस्टिंग है। आप कुछ कहेंगे अभिषेक? शरद, देखिए हाँ, ये बात तो सही है कि जो ना पहले क्या होता था कि हम महीने में एक बार जाते थे और पूरे घर की ग्रोसरी एक बार में खरीद के लाते थे। अब वो ट्रेंड चेंज हो गया है कि आपको जब जरूरत चाहिए, एक दूध का पैकेट चाहिए, आपने फटाफट अपना फोन उठाया, आपने ऐप पे ऑर्डर कर दिया। लेकिन ये है कि हाँ, जहां पर उनके स्टोर्स हैं ना और स्टोर्स के मालिक नियर बाई में कोई अगर लोग रहते हैं, तो मुझे लगता है कि डीमार्ट के स्टोर्स में आप कभी भी जाइए। मैं तो जाता रहता हूँ। हाँ, थोड़ा सा कम है, मतलब इन क्विक कॉमर्स वाली ऐप पर ज़्यादा विजिट करता हूँ, स्टोर में कम जाता हूँ, बट हमेशा आपको भरा हुआ मिलेगा। और जो डिस्काउंट्स मैंने ये फील किया है कि जो डीमार्ट ऑफर करता है, शायद ये कंपनीज वो ऑफर नहीं कर पाती। और
में जाकर परचेज करने का, अपने हाथों से देखकर, वो थोड़ा एक्सपीरियंस वाली बात भी हो जाती है। और ये क्या है ना कि अब ये नया ट्रेंड है, जो रिलेटिवली थोड़े छोटे शहर हैं ना, टायर 2 शहर हैं, तो वहीं पर तो डीमार्ट अब फोकस कर रहा है। उसको लग रहा है कि हाँ, वहां पर ये कस्टमर को एक्सपीरियंस देना पड़ेगा, तब जाके हम कंपनी को मतलब ग्रोथ जो है ना उसको बचा पाएंगे और आगे जो मार्जिन वगैरह ड्राइव कर पाएंगे। देखते हैं स्ट्रेटजी कितनी काम करती है। बिल्कुल, बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन था। दोनों का ही यूजेज है, जहाँ पे भी लोकेशंस हो। अच्छा, ये कंजम्पशन बढ़ रहा है भारत में। लेकिन हरीश, आपके क्या रहेंगे पिक्स, ज़रा बताएं। बिल्कुल शरद जी, अगर देखा जाए तो हमने आज कंटिन्यूएशन देखा है। कल का जो रिलीफ रैली था निफ्टी में कंटिन्यू होते हुए दिखाई दे रहा है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे ऑलमोस्ट निफ्टी का रेजिस्टेंस जोन के पास है, लेकिन जिस तरीके से मोमेंटम दिखाई दे रहा है, एक बार 24,900 के लेवल निकाल देता है तो मुझे लग रहा है कि 25,050 के लेवल्स भी देखने मिल सकते हैं। और एक इंटरडे के चार्ट में देखते हैं तो मुझे लग रहा है कि वहाँ पे एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर का पैटर्न फॉर्मेशन बन चुका है। तो बस एक ही चीज की वेट एंड वॉच करनी चाहिए कि 24,900 का लेवल निकलता है या नहीं निकलता है। अगर मुझे लगा अगर निकल जाता है तो मुझे लग रहा है कि एक शार्प रैली देखने मिल सकती है निफ्टी में, जो कि 25,050 और 25,100 के लेवल्स तक भी देखने मिल सकता है निफ्टी में 1-2 दिनों में। तो मेरे इस रडार पे एक पिक है करंटली, जो है स्टॉक है कोफोर्ज। देखिए लास्ट कुछ दिनों से हमने आईटी में अच्छा खासा बिग वाले देखने मिला था, और कोफोर्ज का स्टॉक देखते हैं तो कोफोर्ज जहाँ पे सेल ऑफ देखने मिला, वहां पे एग्जैक्टली 200 डे मूविंग एवरेज से रिकवरी देखने मिल रहा है। मुझे लग रहा है कि और फर्दर रिकवरी देखने मिल सकता है ऊपर। मुझे लग रहा है कि करंट लेवल से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है कोफोर्ज में। और ऊपर का टारगेट्स बनेंगे 1820 का, और स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 1660 का। का 1660 का स्टॉप लॉस भी है। और देखिए आज मिड कैप आईटी स्पेस में बस भी आ रहा है। थोड़ी देर पहले केपीआईटी में एक शार्प अपटिक आया, कोफोज में भी देख रहे बाइंग देखने मिल रहा है, तो इस पे भी हमारी नज़र ज़रूर रहेगी। 1820 का टारगेट प्राइस है हरीश जी की तरफ से। लेकिन चलिए अब हम चलते हैं हमारे खास सेगमेंट में, ऑप्शंस के चैंपियन। तो हमारे ऑप्शंस के चैंपियन में स्नेहा सेठ जुड़ रही हैं एंजल वन से। गुड आफ्टरनून स्नेहा। स्नेहा बताएं अपने ऑप्शंस के क्या कॉल रहेंगे। ऑप्शन सेगमेंट में अगर आप देखें तो मेरा जो स्टॉक जो मुझे पसंद आ रहा है करंट लेवल्स पे, दैट इज वीबीएल। अगर आप देखें तो ये तीसरा दिन है जहाँ पे ये स्टॉक में अच्छी स्ट्रेंथ है, वॉल्यूम्स भी काफी अच्छा है ये रिसेंटली अप मूव में। तो मेरा मानना है यहाँ पे जिस तरह की ऑप्शन एक्टिविटी भी है, तो लग रहा है कि ऊपर की कॉल्स में काफी अच्छी अनवाइंडिंग है। तो मेरा मानना है यहाँ पर ऑप्शंस के थ्रू कॉल ऑप्शन बाय किया जा सकता है, बट फॉर दी ऑगस्ट सीरीज। तो ऑगस्ट सीरीज की आपको 530 की जो कॉल है वो 14 रुपए के आसपास बाय करनी है। स्टॉप लॉस 10 का लगाना है, टारगेट 21 का रहेगा। टारगेट और स्टॉप लॉस एज पर दी स्टॉप लॉस एंड टारगेट मेंशन विल बी, जो लॉसेस है मैक्सिमम दैट विल बी अराउंड 4000 और प्रॉफिट पोटेंशियल रहेगा अराउंड 7000 का। अगस्त सीरीज की कॉल ऑप्शन रहेगी। पहले बता देते दर्शकों को, वरुण बेवरेजेस 530 का कॉल है, लक्ष्य 21 रुपये, स्टॉप लॉस 10 रुपये। अधिकतम मुनाफा इस ट्रेड से 7,000 रुपये हो सकता है, नुकसान 4,000। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल है। स्नेहा की राय है। धन्यवाद स्नेहा, आपके जो है ऑप्शंस के जो है इंपॉर्टेंट कॉल आपने दिया। लेकिन याद रखिए जब वायदे बाजार में आप उतरते हैं तो यहाँ पे जोखिम ज़्यादा होता है। एफएनओ ट्रेडिंग में 10 में से 9 लोगों को नुकसान भी होता है, तो अपने वित्तीय सलाहकार से ज़रूर पूछे ट्रेड लेने के लिए। लेकिन चलिए अभी जो है अभी के लिए बस इतना ही। एक छोटा सा ब्रेक लेते। ब्रेक के उस पार जो है हम डिस्कस करने वाले अहम अर्निंग्स, कुछ इंपॉर्टेंट कॉल्स और एसटीबीटी बीटीएसटी ट्रेड्स भी रहेंगे। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है क्लोजिंग कॉल में। निफ्टी और निफ्टी बैंक दोनों रेंज में ही है। निफ्टी करीब 40-50 अंक ऊपर है, निफ्टी बैंक की बात करें तो 40-50 अंक नीचे कारोबार कर रहा है। सपाट ट्रेड है निफ्टी बैंक में, 56,200 के आसपास घूम रहा है। लेकिन बाजार के लिए जो कल का सत्र है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि कल आने वाले थे निफ्टी के 7 नतीजे। हालांकि अभी अपडेट थोड़ी देर पहले आया है कि 7 नहीं कल 6 नतीजे आएंगे, क्योंकि एमएनएम ने डिसाइड किया है कि आज ही वो अपने नतीजे जारी कर देंगे शाम को बाजार बंद होने के बाद। तो एमएनएम पर तो फोकस रहेगा, लेकिन कल कोल इंडिया, एचयूएल, सन फार्मा, आयशर, मारुति, अडानी एंटरप्राइजेज, इन 7 नंबर्स पर बाजार का फोकस रहेगा टोटल।
पावर ग्रिड के नतीजों का भी हम वेट कर रहे हैं, देखते हैं कि ये पावर ग्रिड के नंबर्स किस तरह के आते हैं। लेकिन नतीजे आएंगे कैसे, जरा समझ लेते हैं। हमारे साथ जुड़ गई हैं हमारी दो सहयोगी सृष्टि हैं जो कि आपको बताएंगी कि आयशर से, मारुति सुजुकी से और इसके अलावा M&M से क्या उम्मीदें हैं और HUL से को लेकर क्या उम्मीदें हैं, ये बताएंगी स्नेही। पहले सृष्टि आपके पास आएंगे। M&M की बातचीत कर लेते हैं क्योंकि ये स्टॉक बहुत फोकस में रहा है और काफ़ी ज़्यादा पैसे कमा के दिए भी हैं और एक तरह से कह सकते हैं कि टेस्ला ने जो अपनी गाड़ी लॉन्च की है, कोई बड़ा कॉम्पिटिटर अगर इस स्पेस में है तो फिलहाल वो M&M ही है। आप ज़रा ये बताइए कि M&M के नंबर आएंगे कैसे? जी हाँ, महिंद्रा एंड महिंद्रा के नंबर्स इस बार भी अच्छे आने की उम्मीद है और ज़बरदस्त पुश जो है इनको ट्रैक्टर डिवीजन से मिलता हुआ दिख सकता है, क्योंकि देखिए ऑटोमोटिव डिवीजन तो कई समय से अच्छा कर रहा है, पर ट्रैक्टर के वॉल्यूम्स देखिए साल दर साल 10% की बढ़त और तिमाही दर तिमाही 52% की बढ़त कंपनी ने दर्ज की है। इसके अलावा देखें तो यहाँ पर मार्जिन के फ्रंट पे भी हो सकता है कि ऑटो एबिट मार्जिन थोड़े से कम आए, क्योंकि हर बार कंपनी सरप्राइज तो करती है, पर इस बार हम उम्मीद लगा रहे हैं कि 8.8% कंपनी के मार्जिन रहेंगे। अब अगर इनके ट्रैक्टर डिवीजन के मार्जिन की बात करें तो वहां पर हल्की सी बढ़त की उम्मीद जरूर है। साथ ही साथ 18.9% हम उम्मीद लगा के चल रहे हैं, तो मार्जिन का फिगर सबसे इंपॉर्टेंट होगा देखना। बट इसके अलावा मैनेजमेंट कमेंट्री में आगे का ग्रोथ आउटलुक क्या है, जो अगस्त में कंपनी नए प्लेटफॉर्म का लॉन्च कर रही है उसको लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं, इन सभी चीजों पर हमारी नजर रहेगी। ठीक है सृष्टि, आप हमारे साथ बने रहिए। आपसे जानेंगे कि मारुति के और आयशर के नतीजे कैसे आने वाले हैं, लेकिन M&M से तो अच्छे नंबर्स की ही उम्मीद है। हम शेयर में देख रहे हैं कि नतीजों से पहले करीब 1% के आसपास की तेजी है, 32 रुपए के आसपास के भाव हैं और ट्रैक्टर जो उनका डिवीजन है, अब उम्मीद भी यही थी, मानसून के सीजन में देखते हैं कि ट्रैक्टर की सेल्स बढ़ जाती है तो उससे सपोर्ट मिलेगा। एक व्यू जानना चाहेंगे नतीजों से पहले अमोल, अच्छे नंबर्स आने की उम्मीद है। M&M हम देख रहे हैं कि बार बार घूम फिर के 3200 रुपए के आसपास आ जा रहा है, हालांकि पिछले घंटे 1.5 घंटे में तेजी थोड़ी बढ़ी है शेयर में। क्या नतीजों से पहले खरीदारी करने की आप सलाह देंगे? चाहूंगा, महिंद्रा के ऊपर कुछ कमेंट नहीं कर पाऊंगा, बट ओवरऑल मारुति में देखता हूं तो सेटअप काफी अच्छा लग रहा है। एक कंसोलिडेशन है, अगर ये कंटिन्यू होता है तो मारुति में एक फ्रेश अप ट्रेंड रैली आने के चांसेस चार्ट पे दिख के आ रहे हैं। कंप्लायंस वाले इश्यूज होंगे, कोटक से हैं अमोल, तुम M&M पर हम व्यू ले लेते हैं, काम करते हैं। तपन जी, एक क्विक व्यू। तपन जी, महिंद्रा एंड महिंद्रा बताइए क्या करना चाहिए? जैसे आपने प्रीव्यू में बताया ना कि काफी हद तक ट्रैक्टर से भी इस सीजन हमें उनको डबल डिजिट ग्रोथ दिख रहा है, तो वो एक एडिशनल बेनिफिट होगा ये क्वार्टर। M&M हमने काफी बार डिस्कस किया, ऑफकोर्स नंबर 1 कंपनी है, उसमें कोई डाउट नहीं है, और आगे जाके वो कैपेसिटी भी अपने आप बढ़ा रही है और डोमेस्टिक पैसेंजर व्हीकल में ना काफी हद तक इनके नंबर 1 टॉप मॉडल्स रहे। और जिस तरह से जून का भी आप मंथली डेटा देखो तो उनके सबसे अच्छे थे, इलेक्ट्रिक व्हीकल में भी अच्छे है। तो मेरे हिसाब से यहाँ मैनेजमेंट कमेंट अभी देखना होगा, क्योंकि काफी हद तक प्राइस इन हो चुका है और क्योंकि इट इज वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक। तो मैनेजमेंट कमेंट यहाँ से क्या है, आगे ईवी में कैसे ग्रोथ करेगा, प्लस ट्रैक्टर व्हीकल क्या ये एक सीजन के लिए आगे भी किस तरह से ग्रोथ। आपको रोकना चाहेंगे तपन जी, आपको थोड़ा सा रोकना चाहेंगे, माफी चाहेंगे इसके लिए। पावर ग्रिड्स के नतीजे आ गए हैं, उस पर जरा फोकस करते हैं, और जो नंबर्स आए हैं उम्मीद से थोड़ी सी कमजोर साइड पर दिख रहे हैं। आय हम देख रहे हैं कि घट के आई है, मुनाफा का अनुमान था 3,734 करोड़ रुपए का, प्रॉफिट जो आया है 3,653 करोड़ रुपए का प्रॉफिट निकल के आया है, और आय भी है, आय भी थोड़ी सी उम्मीद से भी कमाई है, और अगर हम तुलना करेंगे पिछले साल की Q1 से तो उससे घट के आई है आय 9,928 करोड़, 10,000 करोड़ रुपए से ऊपर की आय हुआ करती थी इसकी पावर ग्रिड की लास्ट ईयर, यानी कि FY25 के Q1 में 10,000 करोड़ थी, और ये घट के आगे है 9,928 करोड़ रुपए पर। अनुमान था 11,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का। तो दोनों पैरामीटर पर थोड़े से वीक नंबर्स पावर ग्रिड के, लेकिन शेयर हम देख रहे हैं कि ज्यादा कमजोर नहीं है, आधे % के ही आसपास की गिरावट है, 291 रुपए के आसपास के प्राइसेस पावर ग्रिड के दिखेंगे। पावर ग्रिड को लेकर तपन जी आप जरा व्यू दीजिए, क्योंकि हमने देखा कि एक सॉलिड कंपनी है, डिविडेंड भी दे देती है, डिविडेंड यील्ड भी इसका ठीक ठाक है, तो निवेशकों की काफी फेवरेट है, स्टेबल रहती है, सबसे अच्छी चीज ये है। और हमने देखा था कि 350 रुपए के आसपास तक प्राइसेस गए थे, वहां से करेक्ट करके फिर 300 रुपए के नीचे आ गया है। पावर ग्रिड क्या करना चाहिए?
अभिषेक, ये जैसे पावर ग्रिड ना एक तरह का मोनोपोली है ट्रांसमिशन में। नेशनल ग्रिड ऑफ ट्रांसमिशन अगर हम लोग बात करें, उसमें 50% शेयर इनका ही है। अगर डिविडेंड प्ले की बात करें तो 3 से 4% वो डिविडेंड हर साल देते हैं। और ओवरऑल अगर जिस तरह के रिजल्ट ऑफकोर्स थोड़े कम आए, लेकिन वो स्टॉक नीचे भी है, वैल्यूएशन इतने एक्सेसिव नहीं है कि आप बोल सके कि ओवर वैल्यू स्टॉक है। और यहां से भी जिस तरह से सेक्टर की डिमांड है, पावर डिमांड है, आई थिंक 5 से 6% का ग्रोथ रहेगा नेक्स्ट 2 साल में। और आगे जाके ट्रांसमिशन में तो अगर ग्रिड में अगर बात करें तो पावर ग्रिड की बात करेंगे तो ईवी हो या थर्मल पावर हो, तो पावर ग्रिड को बेनिफिट होगा। तो एक ऐसे कंपनी जो स्टेबल कंपनी है, आपको स्टेबल प्रॉफिटेबिलिटी प्लस डिविडेंड देंगे, तो यहां से मुझे ऐसा लगे किसी को इन्वेस्ट करें तो उस एंगल से देखे। सेफ कंपनी है, डिसेंट रिटर्न आपको यहां से देगी। हाँ, मार्जिन में थोड़ा ऊपर नीचे रहेगा, रीजन है क्योंकि पावर डिमांड और सप्लाई की भी काफी सारी चीजें वो चलती रहती है। लेकिन आई थिंक 1, 2, 3 क्वार्टर यहां से आई थिंक काफी इंप्रूवमेंट आएगा। सो मेरे हिसाब से अगर किसी को लंबे समय के लिए करना है, ये एक सेफ स्टॉक है। अगर नीचे आता है बिकॉज ऑफ रिजल्ट, आई थिंक ये इन्वेस्ट करना चाहिए। ठीक है, पावर ग्रिड को लेकर ये व्यू। मार्जिन भी थोड़े से कमजोर आए हैं पावर ग्रिड, तो हर पैरामीटर पर थोड़े से वीक नंबर। और हम देख रहे हैं कि शेयर जो है अब ये 1.5% नीचे आपको कारोबार करता हुआ दिखाई देगा। 366 का हाई है पावर ग्रिड का। वहां से अगर आप देखेंगे तो शेयर अब ये गिरावट झेल रहा है, 290 रुपए के नीचे आके कारोबार कर रहा है। हालांकि वैल्यूएशंस के मैट्रिक्स पर, यानी कि अगर आप इसका पी देखेंगे तो बहुत ही आकर्षक है, करीब 17, 17.5 के आसपास का पी है। तो पावर ग्रिड के नंबर्स आपके स्क्रीन पर। चलिए एक छोटे से ब्रेक ले रुकेंगे। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो स्नेही हमारे साथ हैं, सृष्टि हमारे साथ हैं, मारुति, आयशर और एचयूएल, इन 3 कंपनीज के बारे में भी अनुमान समझेंगे और अपने एक्सपर्ट्स के पास जाएंगे उनके व्यूज के लिए। आप कहीं जाइएगा नहीं। और बीटीएसटी एसटीबीटी ट्रेड भी आपका वेट कर रहे हैं थोड़ी देर बाद। स्वागत है आपका क्लोजिंग कॉल्स में। और अभी बाजार जो है एक रेंज बाउंड फ्लैटिश जो है दायरे पे मूव कर रही है। लेकिन अब चलते हैं हमारे खास सेगमेंट पे, मार्केट्स एट 3। तो आज मार्केट्स एट 3 में हमारे साथ जुड़ रहे हैं आनंद शुक्ला। आनंद, बताएं कौन से स्टॉक्स आपके नज़र में रहने वाले हैं? जी हाँ शरद, अब तक के बाजार की तरफ देखें तो निफ्टी हरे निशान में कारोबार करता नज़र आ रहा है, हालांकि एक रेंज में है। वहीं निफ्टी बैंक जो है उसमें गिरावट हल्की सी देखने को मिल रही है। और जो सेक्टर सबसे ज़्यादा गिरा है वो है रियल्टी का। रियल्टी शेयरों पर आज दबाव देखने को मिल रहा है। ब्रिगेड एंटरप्राइजेस की तरफ देखें 2% की गिरावट है। वहीं गोदरेज प्रॉपर्टी और प्रेस्टीज स्टेट्स भी 1% गिरे हैं। इसके अलावा वॉल्यूम देखें कहाँ ज़्यादा है। स्टार हेल्थ का शेयर देखें, नतीजे जो है अनुमान के मुताबिक थे, 5% ऊपर शेयर कारोबार करता नज़र आ रहा है और वॉल्यूम जो है औसत से 7 गुना ज़्यादा देखने को मिल रहा है। वहीं पिरामिल एंटरप्राइजेस की तरफ देखें तो मिले जुले नतीजे थे, उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है शेयर में और औसत से 5 गुना ज़्यादा यहाँ भी वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। लेकिन एलएनटी की तरफ देखें तो एलएनटी के काफ़ी बेहतर नतीजे आए थे और 5% की शानदार तेज़ी देखने को मिल रही है। वॉल्यूम जो है औसत से 4 गुना ज़्यादा देखने को मिल रहा है। खबरों की तरफ देखें तो एबीबी इंडिया पर एक खबर है, थिंक गैस के साथ कंपनी ने स्ट्रैटेजिक करार किया हुआ है और ये जो करार है वो 10 राज्यों में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कंपनी ने किया है। शेयर में रिकवरी देखने को मिल रही है। इसके अलावा केपीआई टेक के नतीजे आए हैं। मुनाफा जो है 30% के आसपास घटा है, लेकिन आय में हल्की सी बढ़ोतरी देखने को मिली है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। साथ ही मैनेजमेंट की जो कमेंट्री है वो काफ़ी अच्छी आई है। इसी के चलते 5% का उछाल शेयर में देखने को मिल रहा है। अंत में एक ब्रोकरेज रिपोर्ट की बात करेंगे। एनटीपीसी पर नुआमा की ब्रोकरेज रिपोर्ट आई है और न्यूट्रल की रेटिंग दी है, लेकिन लक्ष्य बढ़ाया है। लक्ष्य 380 से बढ़ाकर 401 रुपए का दिया है। साथ ही साथ नुआमा की जो पावर सेक्टर में टॉप पिक जो है वो एनटीपीसी बनी हुई है। शेयर में 1.5% के आसपास की तेजी देखने को मिल रही है। तो 3 बजे तक ये सारे अपडेट्स थे जिनकी वजह से इन सभी शेयरों में आज एक्शन देखने को मिल रहा है। आनंद, अहम स्टॉक्स पे जो है आपने अपनी टिप्पणी दी और देखिए इन स्टॉक्स पे जो है मोमेंटम भी देखने मिल रहा है। लेकिन चलिए, मारुति सुजुकी कल जून तिमाही के नतीजे जारी करने वाली है। नतीजे का अनुमान क्या रहने वाला है, सृष्टि बताने वाली है।
मारुति सुजुकी से इस बार कुछ ऐसे भी बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं थी, क्योंकि आप इनकी वॉल्यूम्स ही देखें तो लगभग 1% की वहाँ पर बढ़त देखने को मिली है और तिमाही दर तिमाही वहाँ पर गिरावट ही रही है। पर कंपनी के मार्जिन्स जो है सबसे इम्पॉर्टेंट होगा देखना, क्योंकि पिछली बार भी एक मार्जिन्स में हल्का सरप्राइज आया था, उसके चलते स्टॉक में बढ़त भी थी। इस बार भी 10.4% हम उम्मीद लगा के चल रहे हैं ऐसे माहौल में भी, और अगर वहाँ से कोई सरप्राइज आता है तो वो पॉजिटिव ज़रूर रह सकता है मारुति सुजुकी के लिए। अब आपको बता दें आय के फ्रंट पे क्या उम्मीदें हैं, तो 36,288 करोड़ हमारी उम्मीद है। रेवेन्यू के फ्रंट पे 3,790 करोड़ हम उम्मीद लगा के चल रहे हैं, और आखिरी में मुनाफे में 3,087 करोड़ हमारी उम्मीद है कि कंपनी का इस बार मुनाफा आना चाहिए। वॉल्यूम्स तो इतने सपोर्टिव नहीं थे, बट इसके अलावा अगर हम इनके प्रोडक्ट्स मिक्स देखें तो वहाँ पर भी जो है एसयूवीज का कंट्रीब्यूशन, यूवीज का कंट्रीब्यूशन रादर थोड़ा सा कम हुआ है, उसके चलते हल्का इम्पैक्ट रह सकता है। पर आगे के लिए कंपनी की क्या कुछ ग्रोथ आउटलुक है और जो नए लॉन्चेस कंपनी प्लान कर रही है उसको लेकर क्या कुछ उम्मीदें हैं, इस पर सबसे ज़्यादा नजर रहेगी। बिल्कुल सृष्टि, आप हमारे साथ जुड़े रहिए क्योंकि आयशर मोटर्स भी जो है कल अपने नतीजे आने वाले हैं। इस पे क्या अनुमान आ रही है, क्या फैक्टर्स टू वॉच आउट होने वाले हैं, सृष्टि ज़रा बताएं फिर से। तो देखिए इस बार आयशर मोटर्स के नतीजों से हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि तिमाही दर तिमाही यहाँ पर एक गिरावट देखने को मिल सकती है इनके सभी नंबर्स में, हालांकि साल दर साल एक बढ़त ज़रूर देखने को मिल सकती है। सबसे पहले अगर बात करें वॉल्यूम्स की तो वहाँ पर 17% का जंप देखने को मिला है इनकी रॉयल एनफील्ड वॉल्यूम्स में, और सबसे ज़्यादा जो पुश रहा है वो है एक्सपोर्ट्स का, क्योंकि एक्सपोर्ट्स में साल दर साल 72% की बढ़त देखने को मिली है। इंडियन मार्केट में भी कंपनी ने अच्छा ही प्रदर्शन किया है, पर इस बार जो है थोड़े से ज़्यादा स्पेंड्स कंपनी के नए लॉन्चेस को लेकर, एडवर्टाइजिंग को लेकर, मार्केटिंग को लेकर देखने को मिले हैं। पर इसी के सामने जो वॉल्यूम्स में बढ़त रही है उसका भी एक फ़ायदा रहेगा। तो मार्जिन्स की अगर हम बात करें, मार्जिन्स देखें कंसोलिडेटेड फ्रंट पे तो तिमाही दर तिमाही वहाँ पर कुछ बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं रहेगा, ये एक अच्छी बात है। 24% के मार्जिन्स कंपनी ने Q4 FY25 में दर्ज किए थे, इस बार 23.9% का ही अनुमान है। पर प्रॉफिट में अगर देखें तो वहाँ पर गिरावट आ सकती है, क्योंकि तिमाही दर तिमाही लगभग 13% की गिरावट हम उम्मीद कर रहे हैं। 1191 करोड़ ये आंकड़ा आते हुए दिख सकता है। रॉयल एनफील्ड के खास तौर से अगर मार्जिन्स देखें तो वो भी स्टेबल 24.8% पे ही आते हुए दिख सकते हैं। पर अब बात करते हैं VECV की, क्योंकि वहाँ पर प्रेशर है। ना ही सिर्फ VECV बल्कि पूरी कमर्शियल व्हीकल इंडस्ट्री में कुछ बहुत ज़्यादा जोश नहीं है। पर अच्छी बात यह है कि VECV के जो मार्जिन्स है वो 7.6% से बढ़ते पर जो है आने की उम्मीद है। हालांकि इनकी आय में भी एक डबल डिजिट ग्रोथ की हम उम्मीद लगा के चल रहे हैं। आने वाले टाइम में मैनेजमेंट की कमेंट्री ग्रोथ को लेकर, नए लॉन्चेस को लेकर इस पर नज़र रहेगी। आज सृष्टि, दो अहम निफ्टी अर्निंग्स ऑटो स्पेस से मारुति और आयशर मोटर्स दोनों पे ने आपने बहुत खास रिसर्च दिया, हमें दर्शकों को पहले इत्तला किया। लेकिन हरीश, आयशर मोटर्स और मारुति सुजुकी इन दोनों में जो है अहेड ऑफ द अर्निंग्स कोई ट्रेड बन रहे हैं क्या, आयशर मोटर्स और मारुति सुजुकी? जी अगर देखा जाए तो दोनों स्टॉक्स में मुझे लग रहा है कि थोड़ा कंसोलिडेशन में है। इवन आयशर मोटर की बात करते हैं पहले तो ये जैसे देखिए मुझे लग रहा है कि नीचे की और सपोर्ट बेस तो बन चुका है, लेकिन मुझे लग रहा है कि रिजल्ट्स के पहले थोड़ा बहुत साइडवेज में कंसोलिडेट कर रहा है स्टॉक प्राइस। तो फिलहाल मुझे लग रहा है कि सपोर्ट जोन बन रहा है 5300 के अराउंड, एक स्ट्रॉन्ग बेस बन चुका है वहाँ पे, वहां से मुझे बाउंस बैक देखने मिल रहा है। लेकिन जो भी है मुझे लग रहा है कि थोड़ा वेट करना चाहिए। अगर रिजल्ट के बाद थोड़ा बहुत नीचे मिलता है तो जैसे 5300 के अराउंड, 350 के अराउंड, वहाँ पे बाइंग के लिए कोशिश करना चाहिए। फिलहाल के लिए अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि रिजल्ट के पहले थोड़ा हो सकता है कि वॉलेटिलिटी बढ़ सकती है, तो उसके चलते मैं अवॉइड करूंगा फिलहाल बाय करने के लिए आयशर मोटर्स को। लेकिन डिप में आता है बिल्कुल बाइंग कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस बन चुका है स्टॉक प्राइस में। तो 5000 साढ़े 300 से लेकर 5300 के अराउंड अगर मिल जाता है तो बाय करने की बिल्कुल राय रहेगी। बाय ऑन डिप की रणनीति आयशर मोटर्स के लिए, लेकिन अभी ज़्यादा एक्शन ना ले, डिप आए तभी ले। अभी अर्निंग्स के पहले जो है दोनों ही काउंटर्स वॉलेटाइल है। लेकिन चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पार जो है BTST STBT ट्रेड्स और कल की तैयारी में क्या इवेंट्स टू वॉच रहने वाले उस पर हमारी नज़र रहेगी।
क्लोजिंग कॉल में आपका फिर से स्वागत है। बाजार बंद होने में करीब 11 मिनट के आसपास का समय बचा हुआ है, लेकिन चलिए फटाफट अपने एक्सपर्ट से जान लेते हैं कि अगर आपको बीटीएसटी या फिर एसटीबीटी ट्रेड लेने हैं तो आपकी नज़र कहां पर होनी चाहिए। हरीश जी, फटाफट शुरुआत आपसे कर लेते हैं। बताइए कौन से शेयर आप खरीदने की सलाह देंगे बीटीएसटी के लिए? अभिषेक जी, अगर देखा जाए तो मेरा बीटीएसटी कॉल रहेगा बाय का। देखिए, एक इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन है आईओसी, जो कि आईओसी में एक कंसोलिडेशन में है और 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर कंसिस्टेंटली होल्ड कर रहा है। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे आज के ट्रेडिंग सेशन में वॉल्यूम्स भी अच्छा खासा गेन हो चुके हैं, तो मुझे लग रहा है कि एक यहाँ पे बीटीएसटी के लिए आईओसी अच्छा अपॉर्चुनिटी बन के रहेगा। और ऊपर लग रहा है कि मुझे टारगेट्स बनेंगे 157 158 के लिए, और स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 145 के लिए बीटीएसटी के लिए आईओसी बाय रिकमेंडेशन है। ठीक है, 145 रुपए का स्टॉप लॉस, 157 158 रुपए के टारगेट के लिए आप आईयूसी को खरीदिए। आधे से पौने % के आसपास की तेजी फिलहाल शेयर में। हरीश जी, कोई और अगर शेयर आ गया ना तो वो भी आप नोट करके रखिए, आपके पास हम थोड़ी देर में आएंगे। लेकिन पहले जरा ये जान लेते हैं कि कल जो एचयूएल के नतीजे आने वाले हैं, अनुमान क्या है एचयूएल से। स्नेही हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। स्नेही को हमने काफी देर तक इंतजार कराया। स्नेही, बताइए किस तरह की उम्मीदें हैं एचयूएल से? जी हाँ, बिल्कुल। अगर एचयूएल के Q1 प्रीव्यू के बारे में बात करें तो हमारी उम्मीद एक म्यूटेड सेट ऑफ नंबर्स देखने की है। स्टैंडअलोन ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखें तो रेवेन्यू की अपेक्षा है 15,962 करोड़, जो कि 4% अपटिक है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। एबिटा हमें बिल्कुल फ्लैट दिखाई दे रहा है। नेट प्रॉफिट में भी लगभग 2% का अपटिक हमें दिखाई दे रहा है 2,583 करोड़ पर। अब उनका जो एबिटा मार्जिन है वो थोड़ा सा प्रेशर में हो सकता है। 22.6% की अपेक्षा है कंपेयर टू 23.5% जो हमने ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखा है। अब अंडरलाइन वॉल्यूम ग्रोथ के बारे में बात करेंगे तो ब्रोकरेजेस का कहना है कि ये 3% पर आ सकता है, जो कि पिछले क्वार्टर से स्लाइटली बेटर है। वैल्यू ग्रोथ लोअर रहेगा वॉल्यूम ग्रोथ से, क्योंकि प्राइस हाइक्स लिए गए हैं कंपनी में। मार्जिन्स को भी स्लाइटली हम प्रेशर में देख सकते हैं, क्योंकि जो कॉस्ट इंक्रीजेस लिए हैं, प्राइस हाइक्स लिए हैं कंपनी ने, वो एंड यूज़र तक ट्रांसफ़र होंगे, पास ऑन होंगे इस क्वार्टर में। और एक 10 बिप्स का हाइक भी है रॉयल्टी में, जो एचयूएल अपने ग्लोबल पेरेंट यूनिलीवर को पे करता है। लो सिंगल डिजिट अंडरलाइंग प्राइसिंग ग्रोथ देख सकते हैं, लगभग आधे से 1% का। सोप्स कैरी फॉरवर्ड प्राइस इंक्रीज टी और कॉफ़ी में भी देख सकते हैं हम। होम केयर की अपेक्षा है 2.5% से ग्रो होने की, और बीपीसी लगभग 5% से ग्रो हो सकता है। और जब नंबर्स आएंगे तो इंपॉर्टेंट रहेगा डिमांड आउटलुक देखने के लिए, मार्जिन गाइडेंस देखने के लिए, और उनके मिनिमलिस्ट एक्विजिशन का उनके अदर इनकम पर क्या असर रहता है ये देखना इंपॉर्टेंट रहेगा। तो जी हाँ, बिल्कुल एचयूएल से हमारी Q1 में बड़ी म्यूटेड सेट ऑफ नंबर्स की अपेक्षा है। ठीक है, एचयूएल वॉल्यूम ग्रोथ 2% से बढ़कर 3% रहने की उम्मीद है, लेकिन मार्जिन पर थोड़ा सा प्रेशर आएगा। 23.5% से गिर के 22.5% के आसपास की मार्जिन कंपनी रिपोर्ट कर सकती है। आय और मुनाफे में बढ़त की ही उम्मीद है एचयूएल से। हालांकि नतीजों से पहले आज हम देख रहे हैं कि थोड़ी सॉफ्टनेस दिख रही है शेयर के भाव में। 2438 रुपए के आसपास के प्राइसेस हैं। लेकिन एक जो शेयर आज बहुत ही धूम धड़ाके के साथ दौड़ रहा है और वो है न्यू इंडिया एश्योरेंस। NSE 500 का ये टॉप गेनर है और तेजी अब हो गई है 19% की। 19% ये शेयर चल गया है न्यू इंडिया एश्योरेंस का। 200 रुपए के ऊपर ये निकला है। बेहतरीन सत्र बीत रहा है, नतीजे अच्छे आए हैं कंपनी के। डिटेल्स क्या है, क्या कौन से आंकड़े ज्यादा अच्छे आए, ये बताने के लिए हमारे सहयोगी रविंदर हमारे साथ जुड़ गए हैं। रविंदर, बताइए किन मोर्चे पर सरप्राइज किया है न्यू इंडिया एश्योरेंस ने और इतना क्यों दौड़ रहा है शेयर ये? जी बिल्कुल, न्यू इंडिया एश्योरेंस में जो है अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है, और इसके पीछे जो की ट्रिगर है यहाँ पे कंपनी के जो जून तिमाही के जो नतीजे आए थे वो काफ़ी अच्छे रहे हैं, और कंपनी मैनेजमेंट की जो कमेंट्री है वो भी पॉजिटिव है। अब बात करें नंबर्स की, यहाँ पे ग्रॉस रिटर्न प्रीमियम जो है इसमें 13% की अपटिक देखने को मिली है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, जो कि 13,334 करोड़ पर देखने को मिला है जून क्वार्टर में। वही बात करें डोमेस्टिक ग्रॉस डायरेक्ट प्रीमियम बिजनेस की, उसमें भी जो है 15% से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिल रही है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। अब बात करें इंडस्ट्री ग्रोथ की तो उसमें भी अच्छा खासा उछाल देखने को मिला है, करीब 9% का। इसमें जो है साल बर साल ईयर ऑन ईयर बेसिस पर जो है ग्रोथ देखने को मिला है। अब बात करें नेट प्रॉफिट की तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट में भी जो है कंपनी का जो जून तिमाही में उसमें भी जो है अच्छा खासा उछाल देखने को मिला है। इसमें जो है 80% का अपटेक देखने को मिला है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। और मैनेजमेंट ने कहा है कि जो एयर इंडिया एक्सीडेंट से जो है अंडर राइटिंग रिजल्ट पर जो है बुरा असर पड़ा है। वहीं अगर बात करें हेल्थ सेगमेंट की तो उसका जो लॉस रेशियो है वो इस जून क्वार्टर में जो है वो ज़्यादा रहा है एज़ कम्पेयर टू Q4 FY25। और कंपनी के मार्केट शेयर में भी जो इंक्रीज देखने को मिला है। कंपनी का जो मार्केट शेयर था पहले 14.65% का, वो अब बढ़कर हो गया 15.51% पर साल भर साल।
वही मैनेजमेंट का कहना है कि जो FY26 के बाकी बचे समय में उनका जो फोकस है वो मुनाफे को और बढ़ाने पर रहेगा, जिसमें रिटेल और MSME सेगमेंट के लिए जो है इनोवेटिव प्रोडक्ट लॉन्च करने पर उनका जो है खास ध्यान रहेगा। अब बात करें सेगमेंट वाइज परफॉर्मेंस की, तो सबसे पहले बात करते हैं हेल्थ सेगमेंट की। तो हेल्थ सेगमेंट में जो है 11% की ग्रोथ देखने को मिली है ईयर ऑन ईयर बेसिस से। वहीं मोटर सेगमेंट और फायर सेगमेंट में जो है, इसमें मोटर सेगमेंट में 5% से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिली। फायर सेगमेंट में जो है करीब 21% की इसमें जो है अपटिक देखने को मिल रही ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। वही बात करें मरीन सेगमेंट की, तो उसमें 3.5% के आसपास की तेज़ी देखने को मिल रही है। और इंजीनियरिंग सेगमेंट जो है, इसमें जो है अच्छा खासा उछाल देखने को मिला है। 60% की यहाँ पे अपटिक देखने को मिल रही है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। और कंपनी का जो AUM है वो 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का है, और नेटवर्थ जो है कंपनी का वो 45,000 करोड़ से ज़्यादा का है। और बात करें कुछ IPO की, यहाँ पर कंपनी ने जब IPO लॉन्च किया था, यहाँ पर न्यू इंडिया एश्योरेंस का जो IPO है वो नवंबर 2017 में आया था, और तब का जो प्राइस था शेयर्स का वो 800 पर शेयर था। और जो लिस्टिंग हुई थी वो न्यू इंडिया एश्योरेंस की एक्सचेंजेस पे वो 750 की हुई थी। और 2023 को छोड़ के सभी साल में कंपनी ने जो है नेगेटिव रिटर्न दिया है। आज भी स्टॉक्स में जो है अच्छी खासी 18 से 19% की तेज़ी देखने को मिल रही है। अच्छे रिजल्ट और पॉजिटिव कमेंट्री के चलते इस स्टॉक्स में जो है तेज़ी देखने को मिल रही है। न्यू इंडिया एश्योरेंस करीब 18% ऊपर ये शेयर कारोबार कर रहा है। हालांकि डेटा ये भी है कि अपने IPO भाव से तो बहुत ज़्यादा अभी ये दूर है, और 2023 को छोड़ दें तो किसी भी साल में 2017 में लिस्ट होने के बाद पॉजिटिव रिटर्न इसने कमा के दिए नहीं है। तपन जी, कुछ कहना चाहेंगे आप न्यू इंडिया एश्योरेंस पर? आज की तेजी देख के तो अच्छा लग रहा है, बट पुराना भाव याद आता है तो जख्मारे हो जा रहे हैं। वही है अभिषेक जी, देखो ये इतना 20% का मूवमेंट तभी आता है ना जब आपका वैल्यूएशन काफी डाउन होता है, और किसी ने सोचा नहीं होगा कि इस तरह के रिजल्ट्स भी आ सकते हैं। लेकिन देखिए, जो हमने GIC री इंश्योरेंस की बात की, अभी न्यू इंडिया एश्योरेंस की बात करें, तो कहीं ना एक तरह की तेजी देख रहे हैं हम लोग ये सेगमेंट में, इंश्योरेंस सेगमेंट, इवन जनरल इंश्योरेंस में। और जिस तरह से रिजल्ट का उन्होंने बताया कि किस तरह से हर एक सेगमेंट में अच्छा खासा बढ़ोतरी हुई है, यहाँ से ऐसा लग रहा है कि हेल्थ, फायर और पूरे जनरल इंश्योरेंस में काफी हद तक ना एक तरह से री रेटिंग हो रही है। और वही देखो 20% मूवमेंट है, यानी कोई ना कोई अंदर आ रहा है। और ऊपर से मार्केट शेयर भी अच्छा थोड़ा 15% हो गया, तो वो पॉजिटिव चीज है। इसमें मोटर प्रीमियम भी आई थिंक सिंगल डिजिट 4-5% के आसपास है। लेकिन यहाँ हेल्थ इंश्योरेंस में मुझे लग रहा है कि आई थिंक उन्होंने अच्छा खासा बढ़ोतरी दी है। इंडस्ट्री ग्रोथ अराउंड 9 से 10% है। देखिए ये क्या होता है कि ऐसे स्टॉक में क्या होता है, 1 ही और 2 दिन में सब कुछ डिस्काउंट हो जाता है, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या ये कंटिन्यू हो रहा है। ऑफ कोर्स अगर आपके पास ये स्टॉक है तो अभी बने रहना चाहिए, स्टॉप लॉस रखिए, लेकिन बने रहे, क्योंकि 1-2 क्वार्टर अगर आया तो सही में री रेटिंग होगी, क्योंकि आज 20% बढ़ गया तो ऑलरेडी बहुत भाग चुका है। लेकिन ऑफ कोर्स एसेट अंडर मैनेजमेंट ऑलमोस्ट 1 लाख करोड़ क्रॉस हो गया, जो नो एक बड़ी बात है इस कंपनी के लिए। सो आई थिंक पॉजिटिव है, आई थिंक होल्ड करके रखना चाहिए स्टॉक अभी। पॉजिटिव राय आ रही है और होल्ड की राय आ रही है न्यू इंडिया एश्योरेंस तपन की तरफ से। हरीश जी, आप देखिए डायग्नोस्टिक स्टॉक्स में तेज़ी आ रही है, नैटको फार्मा जैसे स्टॉक्स में भी अच्छी मोमेंटम देखने मिल रही है। डायग्नोस्टिक्स में कुछ स्टॉक्स अच्छा लग रहा है। आप देखें यहाँ पे मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर, डॉक्टर लाल पैथलैब, सारे स्टॉक्स में जो है एक अच्छी मोमेंटम देखने मिल रही है। डोमेस्टिक फेसिंग कंपनीज भी हैं, और देखिए एक हाई भी देखने मिल रहा है, स्पाइक आ रहा है। और डॉक्टर लाल पैथलैब का चार्ट एक बार डायरेक्टर साहब स्क्रीन पे लाते हैं, मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर के भी लाते हैं। देखिए अच्छी मोमेंटम जो आपको डायग्नोस्टिक स्टॉक्स में देखने मिल रही है। थायरो केयर का भी एक बार चार्ट फायर करें, देखिए कि ये बास्केट बाइंग देखने मिल रही है कि नहीं। तो यहाँ पे हरीश जी जल्दी से बताएं आपकी क्या कॉल्स रहेगी डायग्नोस्टिक स्पेस में। बिल्कुल शरद जी, जैसे आपने बताया कि डायग्नोस्टिक सेंटर में लास्ट कुछ दिनों से लगातार बाइंग देखने मिल रहा है, और इसमें मेरा रडार पे है डॉक्टर पैथलैब, जैसे आपने बिल्कुल सही बताया। क्योंकि देखिए स्टॉक प्राइस एक रेजिस्टेंस जोन था, उसके ऊपर कंटिन्यूसली होल्ड कर रहा है। और दूसरा चीज़ है कि वॉल्यूम आज के ट्रेडिंग सेशन में भी अच्छा गेन हो चुका है। लग रहा है कि डॉक्टर पैथलैब से एक अच्छा बाय करंट लेवल्स पे ऊपर की ओर मुझे लग रहा है कि 3200 से 3250 तक 3250 तक लेवल्स ऊपर की ओर देखने मिल सकते हैं लाल पैथलैब में। और यहाँ पे मैं बाइंग का रिकमेंडेशन दे सकता हूँ करंट लेवल्स पे भी, क्योंकि सपोर्ट देखा जाए तो मुझे लग रहा है कि 2990 के अराउंड है, उसके नीचे स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 2990 पर स्टॉप के साथ, और बिल्कुल बाइंग कर सकते हैं डॉक्टर पैथलैब करंट लेवल्स एप्स की जो है बाइंग की रणनीति है। लेकिन चलिए अब क्लोजिंग की तरफ चलते हैं। आज बाजार में देखें तो ऑलमोस्ट सपाट मूवमेंट जो है निफ्टी बैंक में देखने मिला है। LNT की बात करें तो यहाँ पे जो ऑफ कोर्स अर्निंग्स इम्पैक्ट है और गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट था। आप देखिए स्टॉक
टॉप गेनर है, लगभग 5% ऊपर है। वही सन फार्मा यहाँ पे अच्छी बाइंग देखने मिली। टाटा कंज्यूमर, एनटीपीसी, मारुति सुजुकी जैसे स्टॉक्स में भी एक अच्छी मोमेंटम आई। एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी कहें तो बुल्स के फेवर में ज़्यादा है। निफ्टी लूजर्स में टाटा मोटर्स 3.5% की गिरावट से जो ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे एक एक्विजिशन है यूरोप की, उसके कारण इम्पैक्ट आ रहा है। हीरो मोटोकॉर्प, पावर ग्रिड, जहाँ पे अर्निंग्स का इम्पैक्ट भी देखने मिला। और अहेड ऑफ द अर्निंग्स कोल इंडिया में थोड़ी सेलिंग प्रेशर ज़रूर आ रही है। बजाज ऑटो में भी जो है गिरावट देखने मिला है। और नेट में देखा जाए तो आज बाजार जो है एक और रेंज में फंसा हुआ है। इंपॉर्टेंट लेवल्स ट्रैक करने के लिए होंगे, निफ्टी के लिए भी, निफ्टी बैंक के लिए भी। और ओवरऑल देखें तो आज जो है आप कह सकते हैं कि रेंज में जो है पूरा बाजार फंसा हुआ था। और ऑफकोर्स अर्निंग्स और ग्लोबल क्यूज़ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरह कल हम एक्सपायरी की तरफ चलते हैं, रिलायंस भी जो है ड्रैग किया था आज दिन के ट्रेड में, लगभग 0.5% की गिरावट। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही हरे निशान में बंद हुए हैं, लेकिन कंफर्टेबली 24,800 के ऊपर जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, लेकिन 24,900 के नीचे जो है क्लोज हुआ। इवन स्टीवन था 1:1 आपके एडवांस डिक्लाइन रेशियो पे। और एनटीपीसी, मारुति सुजुकी, एक्सिस बैंक पे भी अच्छी मोमेंटम आई थी। लेकिन ओवरऑल जो है आज का दिन सेटिस्फैक्ट्री था, रेंज में था, बट टुवर्ड्स द पॉजिटिव साइड जो है बंद हुआ। लेकिन धन्यवाद तपन और हरीश, आप हमारे साथ जुड़े, हमारे शो पे क्लोजिंग